बाय द वे ये जो हमारी क्लास है वो यूट्यूब पे भी लाइव होगी, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कहा था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डेमो पहले देखते हैं, उसके बाद सेशन ज्वाइन करने का सोचते हैं। सो दैट्स वाई आज का हमारा मेम्ब्रेन का टॉपिक था, तो मैंने यही जो है वीडियो रिकॉर्ड करने का सोचा। तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और ये जो है वो लाइव जो है वो फ्रीली यूट्यूब पर अवेलेबल होगी, तो आप कहीं भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली नंबर पॉइंट लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन में इसको डिफ़ाइन करने का आपको तरीका बताता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी इस तरह से भी उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है कि दैट इज़ द कवरिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कि ये प्रोटोप्लाज्म की जो है वो कवरिंग होती है। ओके, बाय द वे ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म जो है वो आपको पता होगा कि जो भी लिविंग कंटेंट है सेल का जो लिविंग कंटेंट है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब व्हाट डू वी मीन बाय लिविंग कंटेंट? सेल का लिविंग कंटेंट क्या होता है? सेल का लिविंग कंटेंट सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि हम बात करते हैं एग्जाम्पल प्लांट सेल क्या। ओके, तो प्लांट सेल की बात करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं प्लांट सेल का। अब प्लांट सेल में आपको पता है कि जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है सेल वॉल। ओके, सेल वॉल, और ये आपको पता है कि ये नॉन लिविंग होती है। उसके बाद जो है सेल वॉल के बाद एक और कवरिंग आती है, ये जो है इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन लाई करती है। ओके, जिसका बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद ये सारा जो है वो साइटोप्लाज्म होता है। फिर ये वाटरी सब्सटेंस जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, और बहुत से ऑर्गेनेल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, बहुत से ऑर्गेनेल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म हो गया सारा। साइटोप्लाज्म के बाद एक अदद होता है न्यूक्लियस। ओके, एक अदद होता है न्यूक्लियस, ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ये सेल मेम्ब्रेन से लेकर ये न्यूक्लियस तक, तो ये होता है लिविंग कंटेंट। ओके, तो हमें क्या पता चला कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जो है वो और न्यूक्लियस, तो ये होता है, इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म में कौन सी तीन चीज़ें आ गई? सबसे पहले आ गई सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले सेल की जो है वो मेम्ब्रेन आ गई। ओके, और दूसरी क्या चीज़ आ गई? दूसरा आ गया साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म आ गया तो साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, और तीसरी जो है वो न्यूक्लियस आ गया। तीसरी चीज़ प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस आ गया। अब देखें, तो प्रोटोप्लाज्म की कवरिंग या फिर प्रोटोप्लाज्म की कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से डिफाइन होती है। दूसरा इसको डिफाइन करने का ये तरीका है कि आप इसको ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल, कि ये एनिमल सेल की सबसे आखिरी जो है आउटर मोस्ट बाउंड्री है। ओके, तो क्योंकि ये प्लांट सेल में एग्जिस्ट जो है वो प्लांट सेल में सेल वॉल सबसे आउटर जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो दैट्स वाई हम इसे कहते हैं आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि दिस इज द यूनिवर्सल लिविंग मेम्ब्रेन। अब ऐसे यूनिवर्सल लिविंग मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि जो भी सेल एग्जिस्ट करता है, जो भी सेल, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, या फिर कोई भी यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक जो भी ऑर्गेनिज्म इस जहान में एग्जिस्ट करता है, ये सेल मेम्ब्रेन उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो इसे हम यूनिवर्सल लिविंग मेम्ब्रेन कहते हैं, यूनिवर्सल लिविंग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हो गए इसको डिफाइन करने के तरीके। अब हम बाय द वे इसका नेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है। किसा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्लूइड नेचर शो करती है। बाय द वे हम देखेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि किस तरह से ये फ्लूइड नेचर शो करती है, लेकिन प्लाज्मा जो वर्ड है वो इसकी फ्लूइडिटी को ज़ाहिर करता है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम प्लाज्मा लीमा भी है, प्लाज्मा लीमा। और लीमा का जो वर्ड है वो बायोलॉजी में मेम्ब्रेन के लिए यूज़ होता है, बायोलॉजी में
मेम्ब्रेन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था सार्कोलीमा, सार्कोलीमा जो है वो मसल सेल की मेम्ब्रेन को कहते हैं। बाय द वे उसका एक और नाम भी था मायोलीमा, ठीक है। और जब हम नर्व सेल जो है वो नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था एक होता है न्यूरोलीमा। तो न्यूरोलीमा जिसे हम न्यूरीलीमा भी कहते थे वो श्वान सेल की शीट थी। तो ये जो लीमा का जो वर्ड है वो मेम्ब्रेन को शो करता है, ठीक है। तो यह याद रखिएगा कि बायोलॉजी में जब भी आप लीमा का वर्ड देखें तो आप समझ जाइएगा कि ये मेम्ब्रेन को जो है वो डिनोट कर रहा है। और एक और ओवम की जो मेम्ब्रेन है उसे हम ऊलीमा कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होगा। और एक्सॉन की जो लेयर थी वो उसे हम कहते हैं एक्सोलीमा। तो ये बताने का मकसद ये है कि लीमा का जो वर्ड है वो मेम्ब्रेन के लिए यूज़ होता है। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। इसे बाय द वे जो है वो लिपो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, लिपो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब इसे लिपो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, ये तो हम जब हिस्ट्री की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि लिपो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन की कंस्ट्रक्शन और कंपोजिशन को तो हमें ये पता चलता है कि इसमें 60 to 80% जो है वो प्रोटीन पाई जाती है। 60 to 80% जो है वो प्रोटीन पाई जाती है। और उसके बाद जो है वो 20 से 40% जो है उसमें लिपिड पाया जाता है, लिपिड जो है वो पाया जाता है। और ये जो है वो कंपोजिशन वेरी करती है। तो इसमें ये भी है कि 5 to 10% जो है उसमें ग्लाइकोकेलिक्स। अब ग्लाइकोकेलिक्स क्या है, ग्लाइकोकेलिक्स जब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का। ये बाय द वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन से निकलते हैं। कुछ जो है वो निकलते हैं डायरेक्टली लिपिड से, लिपिड बायलेयर से, और जो कुछ जो है वो प्रोटीन के जो है वो शेप से निकलते हैं। तो हम ग्लाइकोकेलिक्स की पूरी कंपोजिशन और इसका फंक्शन देखेंगे बाद में। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें प्रोटीन की जो तादाद है वो ज़्यादा है। अब प्रोटीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से ही इसमें एक स्ट्रक्चर के हिसाब से एक मॉडल आया था, जिस मॉडल को हम डेवसन एंड डेनली मॉडल कहते हैं। डेवसन एंड डेनली का मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो डेवसन एंड डेनली मॉडल ये बेसिकली हम पढ़ेंगे ज़रूर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के साथ। लेकिन डेवसन एंड डेनली मॉडल ने ये बताया था कि जो मेम्ब्रेन है वो टेट्रा लेयर्ड है, टेट्रा लेयर्ड है। अब टेट्रा लेयर्ड होने का मतलब ये है कि इसमें 4 लेयर्स हैं, 4 लेयर्स इस हिसाब से कि जब से जो आउटर लेयर है वो प्रोटीन की बनी हुई है, वो प्रोटीन की बनी हुई है। उसके बाद 2 लेयर्स जो हैं, ये 2 लेयर्स वो लिपिड्स की बनी हुई हैं, लिपिड्स के, जैसे लिपिड बाय लेयर कहा जाता है लिपिड्स के। और जो लास्ट वाला जो है पोर्शन है वो भी प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें प्रोटीन की जो तादाद है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो इसे डेवसन एंड डेनली मॉडल कहा जाता है। ये डेवसन एंड डेनली ने 1935 में आई थिंक दिया था। तो ये मॉडल, इसकी जो खास अहमियत आपके सिलेबस में भी इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर से ये बस बता दिया, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। हम बाद में मॉडल्स पढ़ेंगे कि इसके स्ट्रक्चरली किस किस मॉडल के तहत हमने जो है वो डिफ़ाइन किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये जो है वो डिस्कवर हुई थी, इसे डिस्कवर किया था 2 साइंटिस्ट ने जिनका नाम है, तो ये इट वाज डिस्कवर्ड बाय नेगली एंड क्रेमर। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज़ नॉट विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप में इसकी जो स्टडी है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लाइट माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आती। अब क्यों नज़र नहीं आती कि कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग जब आप फेडरल बुक पढ़ेंगे तो फेडरल बुक में इसकी साइज़ जो है वो 7 नैनोमीटर दी गई है, 7 नैनोमीटर। अब कुछ लेकिन इसकी रेंज आप याद रखें कि फॉरेन टेक्स्ट बुक में इनकी रेंज जो है 5 to 10 नैनोमीटर है। तो ये काफ़ी थिन जो है वो मेम्ब्रेन है, काफ़ी थिन है।
तो इसकी जो स्टडी पॉसिबल है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो हम इसे सारी जो स्टडी है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से करते हैं, क्योंकि इसकी स्टडी पॉसिबल ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से। ठीक है, ये तो हो गई सारा। तो माइंड मैप जो है वो आप जहन में रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि दिस इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही चीज़ों को अंदर से क्रॉस करने की जो है वो इजाज़त देती है, क्योंकि ये जब पैसेज की बात आती है आयंस की या फिर वो कुछ मॉलिक्यूल्स की, तो ये कुछ जो है सिलेक्टिव काफ़ी मॉलिक्यूल्स हैं जिसको ये गुजरने की इजाज़त देती है। यहाँ से डिफरेंशिएबल परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि जो इससे पास होगा वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट हो जाएगा। किस तरह से डिफरेंशिएट हो जाएगा? क्योंकि जो लिपिड जो है सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से वही गुजर सकते हैं, और जो इससे नहीं गुजर सकते उसे हम वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट भी करती है मॉलिक्यूल्स को। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज डिफरेंशिएबल परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये जो माइंड मैप है ये आप जहन में रखिएगा। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं पूरा। पहले जो ये येलो लाइनिंग आपको नज़र आ रही है ये सारी, ये एक लेयर हो गई। ये जो सारी येलो लाइनिंग है ये यहाँ से लेकर ये एक लेयर, और ये उसी येलो लाइनिंग की दूसरी लेयर है। सो ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन लिपिड्स। मेम्ब्रेन लिपिड्स, अच्छा ये बाय लेयर होती है, लिपिड बाय लेयर, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर। ओके, दूसरी नंबर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये जो रेड कलर में आपको शो हो रही है। ओके, ये कुछ कुछ जो शेप्स हैं ये दोनों लेयर में स्पेन हुई हैं, दोनों लेयर में सबमिटेड हैं। ओके, और कुछ शेप्स जो हैं वो सिर्फ एक लेयर में हैं, कुछ शेप जो हैं वो एक लेयर में। बाय द वे इन्हें कहते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। हम इनकी सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे जब हम इन्हें इंडिविजुअली पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब तो हम ऊपर से इसका शेप देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हो गई मेम्ब्रेन प्रोटीन। तीसरी नंबर जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये ब्लू डॉट्स में इस मेम्ब्रेन से कुछ निकल रहा है, इस मेम्ब्रेन से कुछ निकल रहा है। ये इससे ये कार्बोहाइड्रेट चेन होती हैं बेसिकली। ये प्रोटीन है, मैंने आपको बताया, और कार्बोहाइड्रेट चेन्स आपस में कंबाइन है। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 2 बायोमॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। तो ये यहाँ से यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन से निकलते हुए देखा जा सकता है यहाँ पे, लेकिन ये कुछ होते हैं जो लिपिड से डायरेक्टली भी निकलते हैं। इस तरह से ये लिपिड से डायरेक्टली भी निकलते हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये देखें, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं। तो इन दोनों के कॉम्प्लेक्स को एक नाम दिया जाता है यहाँ पे, जिसे नाम देते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स। तो ये तीन चीज़ें मिलकर मेम्ब्रेन, जो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मेम्ब्रेन में, ये दोनों तीनों। अब हम इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि मेम्ब्रेन लिपिड्स के कौन कौन से टाइप हैं, इन तीनों चीज़ों को हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन ये जो मॉडल है जो हमें ये पूरी शेप बताता है, उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि 1972 में सिंगर एंड निकलसन ने दिया था। दो साइंटिस्ट है, सिंगर एंड निकलसन, इन्होंने दिया था 1972 में। फ्लूइड मीन्स कि ये हमें ये बताता है कि फ्लूइडिटी वाली नेचर होती है, और मोज़ेक मीन्स जो टाइल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, अगर उनसे कोई चीज़ बनी हुई हो, ये ऊपर से तो ऐसे लग रहा है ना छोटे छोटे टुकड़े हैं टाइल की तरह, ये उनसे कोई चीज़ बनी हुई है, तो ये मोज़ेक उसे कहा जाता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें ये बताता है। लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से पहले बहुत से जो ऐसे मॉडल्स हैं जिन्होंने, कम से कम हम ये कह सकते हैं, जिन्होंने बेसिक बनाई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आने से पहले ये अच्छा एक मॉडल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ, वो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे, जिसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अच्छा, फॉरेन टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ेंगे तो उसे एक और नाम से भी डिनोट किया गया है, जिसका नाम है रॉबर्टसन मॉडल। रॉबर्टसन मॉडल, अच्छा ये हम ज़रूर पढ़ेंगे रॉबर्टसन मॉडल, क्योंकि इसी ने बेसिस बनाई थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा, उससे पहले अगर आप इंटरेस्टिंगली कोई अगर पढ़ना चाहें कि उससे पहले कितने मॉडल आए थे, तो मैं यहाँ पे कुछ एक दो का नाम लिख देता हूँ, जिसे हम कहते हैं ओवरटन मॉडल। ओवरटन मॉडल सबसे पहला मॉडल था जिसने कम से कम कोशिश की थी ये बताने की कि इसका स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का ये होता है। उसके बाद डेवसन एंड डेनली मॉडल भी आया था। उसके बाद जो है वो गोटर एंड ग्रेंडल मॉडल भी आया था। लेकिन ये आप जो है मैंने नाम आपको बता दिए, अगर इंटरेस्टिंग या पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं ये मॉडल्स। ओके, वरना ये हायर क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो हम इसको रेस कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या होता है। इसकी चंद एक पॉइंट्स हैं जो आप जहन में रखें, ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास याद होनी चाहिए। ओके, तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को हम पढ़ते हैं। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, एंड वी आर गोना डिस्कस नाउ about the unit membrane model. 1 minute. Unit membrane model.
अच्छा, सबसे पहले ये प्रपोज किया गया था जेडी रॉबर्टसन ने। जेडी रॉबर्टसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो प्रपोज किया था। अच्छा, इसने स्टेनिंग एजेंट जो यूज़ किए थे वो किए थे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड्स ने स्टेनिंग एजेंट यूज़ किया था। बेसिकली इसने ये बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर्ड आर्किटेक्चर है, जिसको हम जो है वो ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर कहते हैं। ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर मतलब 3 लेयर वाली कोई स्ट्रक्चर। ओके, तो ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर, अब जो इसके 2 शेप्स हैं इस तरह से, जो 2 लेयर्स थे वो डेंसर नज़र आ रहे थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। उसके जो 2 लेयर्स हैं वो डेंसर नज़र आ रहे थे। 2 लेयर्स जो उसने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन डेंसर, जिनकी साइज़ है वो 20 एंगस्ट्रॉम है। और एक बीच वाला लेयर था लाइट लेयर, एक लेयर था बीच वाला लाइट लेयर जिसके नाम है इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट, जिसकी साइज उसने बताई थी 35 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल डायमीटर जो है अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वो बना 75 एंगस्ट्रॉम। तो ये कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के कुछ पॉइंट्स ये जो मैंने आपको बताएं ये आप याद रखिएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक इंटरनेट पे आई थिंक एक पिक्चर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। सो दिस इज़ द पिक्चर। ये आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो लेयर है ये इलेक्ट्रॉन डेंसर लेयर, ये एक वाली, और ये दूसरी वाली भी इलेक्ट्रॉन डेंसर लेयर है। ये डेंस नज़र आ रही है तो उसने इलेक्ट्रॉन डेंसर से नाम से, और ये बीच वाली जो लेयर है, बीच वाली इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट नाम दिया था उसने। तो उसने 3 लेयर आर्किटेक्चर जो है वो बताया था अकॉर्डिंग टू सेल मेम्ब्रेन मॉडल। तो ये था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब हम असली मॉडल जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उस पर चर्चा अपना शुरू करते हैं। सो हम बात अब शुरू करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, जो 1972 में प्रपोज किया गया था। सिंगर एंड निकलसन ने इनको प्रपोज किया था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये कहता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है। 1 मिनट में ड्रा करता हूँ। ये देखें, ये इसकी शेप है। ओके, तो ये आ गई अब प्रोटीन जो कि हमने बनाई थी। मैंने आपको बताया था कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं ये। अब हम इसकी जो है वो कंप्लीट एनाटॉमी देखेंगे। ये जो है सारी उसकी शेप्स हैं। ओके, तो इनके हम पार्ट्स को डिस्कस भी करेंगे अलग अलग से, लेकिन बनाने की हद तक हम ये थोड़ा रफली बना देते हैं। ओके, ताकि आपको समझ आ सके। ये इसके हेड्स हैं, ये इसके हेड्स हैं। ओके, तो मैंने अभी थोड़ा यहाँ तक बनाया क्योंकि मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो मेम्ब्रेन है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहले लिपिड्स, मेम्ब्रेन के लिपिड्स, दूसरी जो है वो प्रोटीन्स, और तीसरी जो है वो ग्लाइकोकेलिक्स। तो हम अब बात करते हैं सिर्फ लिपिड्स की हद तक। ओके, मैं सिर्फ जो है वो लिपिड्स आपको समझाता हूँ, तो हम ये प्रोटीन को ज़रा बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक लिपिड्स की हद तक हम थोड़ा चीज़ों को देख लेते हैं। ओके, मैं इसे भी रफ कर देता हूँ, लिपिड्स की हद तक देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये सारी जो है उसकी लिपिड बायलेयर, जिसकी ये दो लेयर हैं, लिपिड बायलेयर। हमें ये पता चला कि लिपिड की 2 लेयर्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया लिपिड की बायलेयर। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को ज़रा बाहर चल के बड़ी स्ट्रक्चरली देखते हैं। ठीक है, अब देखें, जैसे मैंने इसे खोला तो मुझे पता चला कि ये इसका हेड है, इस तरह से उसकी नेक है, और इस तरह से तो उसकी लेग्स हैं। अब देखें, एक मुझे शेप ये मिला, दूसरा शेप जो है मुझे ये मिला। ठीक है, दोनों स्ट्रेट इसकी लेग्स हैं और एक में इसकी टिल्टेड लेग है। ओके, अब देखता हूँ मैं इसका जो ये हेड है, इसे ये हेड है, दूसरा जो है ये इसकी नेक है, नेक, और तीसरा जो है ये इसकी लेग्स हैं। अब मैं देखता हूँ कि ये किन चीज़ों से मॉलिक्यूलरली ये किन चीज़ों से बना हुआ है। देखें, जहाँ तक बात इसकी हेड की, तो हेड, ये नेक की पहले बात से शुरू करते हैं। ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल है एक, ग्लाइसिरोल, जिसका केमिकल फार्मूला ये है, ये COH एंड COH। ओके, ये एक अल्कोहल है CH2H। आपको कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में पता होगा, इसलिए मैं इसकी जो है वैलेंसी पूरी कर रहा हूँ। ओके, ये एक ग्लाइसिरोल का मॉलिक्यूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लाइसिरोल के मॉलिक्यूल के साथ फैटी एसिड्स जो हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। फैटी एसिड्स 1 2। अब अगर मैं इसी में तीसरा फैटी एसिड यहाँ पे लगा दूं तो ये हो जाएगा असाइल ग्लाइसिरोल। असाइल ग्लाइसिरोल मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये असाइल ग्लाइसिरोल नहीं है। ये हमने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा था कि असाइल ग्लाइसिरोल का क्या काम होता है। अब तीसरे फैटी एसिड की जगह पे यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल होता है जिसे आप कहते हैं PO4, फॉस्फेट। तीसरे फैटी एसिड की जगह पे यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल होता है, एक और जो है मॉलिक्यूल होता है जिसे आप कहते हैं PO4। यहाँ पे कोई भी बॉन्ड जो है वो नहीं बना होता। देखें PO4। अब देखें, ये जो हेड है इसका,
ये वाला हेड, ये होता है हेड। जो हेड है इस मॉलिक्यूल का, इस पर्टिकुलरली एक मॉलिक्यूल का वो हेड होता है ये जो है वो PO4 से मिलकर बना हुआ है। और इसकी जो नेक है वो ये वाली है नेक। ये ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड्स का कॉम्बिनेशन जो है वो, सॉरी ग्लाइसिरोल का जो कॉम्बिनेशन है वो उसकी नेक है। ये जो फैटी एसिड, ये दो उसकी दो टांगे आप देख रहे हैं, ये दोनों फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल हैं। अब हम क्या करते हैं, जरा फैटी एसिड को थोड़ा खोलते हैं। 1 मिनट में इसको यहाँ पे बनाता हूँ। 1 मिनट मैंने इसको यहाँ पे बनाया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा फैटी एसिड को खोलते हैं कि फैटी एसिड मॉलिक्यूलरली एटॉमिकली किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। 1 मिनट। अब देखें, ये मैंने OH बना दिया, ये मैंने OH बना दिया, और ये मैंने कुछ नहीं बनाया। देखें फैटी एसिड अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एटम होते हैं COOH, और यहाँ से कोई उनका जो चेन जो है वो लगी हुई होती है 4 कार्बन वाली या 5 कार्बन वाली, कौन से भी, जो इसमें R कोई भी रेडिकल दे देता हूँ। ओके, ये COOH एंड R। ओके, अब सपोज करें यहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ से OH निकला, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकले, तो ये वाटर बन के निकल गया, वाटर बन के निकल गया। अब देखें, अब बॉन्ड किन दोनों के दरमियान रहेगा, ये देखें। अब मैं इसको इरेज करता हूँ सारा, ये OH निकला और यहाँ से निकला। अब देखें निकला तो OCR अब हो गया, ठीक है। O क्योंकि वाटर बन के निकल गया, वाटर बन के निकल गया, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड। तो याद रखिएगा, फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल के दरमियान जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, ये याद रखिएगा सबसे पहले। अब R देखें, R क्या है, R कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन हो सकती है, कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन हो सकती है। हाइड्रोकार्बन जैसे हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं बनती, कोई भी पोल्स नहीं बनते, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट नहीं होती, तो ये नॉन पोलर नेचर शो करते हैं। अब नॉन पोलर होने की वजह से ये इनकी जो नेचर है वो हो जाती है हाइड्रोफिलिक। क्या हो जाती है, हाइड्रोफिलिक, सॉरी हाइड्रोफोबिक, नॉट हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब उनको फोबिया है, वाटर से इनको फोबिया है, ये वाटर को रिपेल करते हैं, इनकी वाटर से लगती नहीं है। लेकिन ये जो हेड है, ये इसमें पोलैरिटी जनरेट होती है, तो ये पोलर नेचर शो करता है, हेड पोलर नेचर शो करता है, और इसकी नेचर जो है वो हाइड्रोफिलिक हो जाती है, हाइड्रोफिलिक। तो एक मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोफिलिक नेचर भी है और हाइड्रोफोबिक नेचर भी है, पोलैरिटी की वजह से, अलग अलग पोलैरिटी की वजह से, देखें हाइड्रोफिलिक नेचर भी है और हाइड्रोफोबिक नेचर की है, क्योंकि है, तो इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। अगर एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोफिलिक नेचर PO4 क्योंकि नॉन पोलर है और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ, ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ, तो इसको हम पोलर नेचर शो करते हैं। दैट्स वाई PO4 की वजह से ये हाइड्रोफिलिक हो गया। और जो उसका फैटी एसिड वाली चेन है, जो कि हाइड्रोकार्बन चेन है, जो कि नॉन पोलर नेचर की है, वो हाइड्रोफोबिक नेचर की है, क्योंकि वो वाटर से जो है वो रिपेयर करेगी वाटर को, वाटर से बॉन्ड नहीं बनाएगी। तो ये तो नेचर ने क्या ब्यूटीफुली इन तरह से अरेंज किया है। तो क्या किया है, ये जो हेड वाला पार्ट है जो कि वाटर के साथ बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ये आपको पता है कि मेम्ब्रेन के जो ऊपर होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है, वाटर मैट्रिक्स होती है, वाटर होता है सारा, और जो इनर साइड पे होता है वो इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है, वो भी जो है वो वाटर के साथ उसको कंबाइन करके रखना है। सो दैट्स वाई इसने नेचर ने इन दोनों के जो लेग्स हैं उनको आपस में और जो हेड्स हैं उनको 180 डिग्री पे अरेंज किया, ताकि दोनों वाटर के साथ वो पार्ट जो है वो कॉन्टेक्ट में आए जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वाटर के साथ जो है वो दुश्मनी नहीं है, एक तरह से हम ये इसे कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो वाटर को फेस करता है। तो ये आपको सारा पता चल गया होगा। अब देखें, क्या ये एक ही तरह का मॉलिक्यूल जो है वो अब असल में क्या होता है कि 3 चीज़ें अब हमारी इंपॉर्टेंट हो गई। सबसे पहली कौन सी, सबसे पहले हो गया फॉस्फेट, इंपॉर्टेंट फॉस्फेट, ये जो है। दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट हो गया ये इसकी लेग्स, फैटी एसिड्स वाली। और तीसरा जो है वो, अब देखें ये मैंने जो आपको शेप बताई है, इसमें क्या होता है कि एक डिपॉजिटेड इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं डिपॉजिटेड। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली इस तरह से नहीं होती, ये रिंग शेप में होती है, रिंग शेप में। इसे कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल। क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉल। ये स्टीरोल्स क्लास से, ये स्टीरोल्स क्लास है, ये बात आप याद रखिएगा। तो हमारे लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। सबसे पहले फॉस्फेट्स, दूसरी फैटी एसिड्स, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ फैटी एसिड, और तीसरी जो है वो स्टीरोल्स क्या मतलब कोलेस्ट्रॉल। ओके, मैंने इसको स्टीरोल्स क्लास में क्यों रखा है, कोलेस्ट्रॉल डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा, मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले फॉस्फेट की बात करते हैं, सबसे पहले फॉस्फेट की। अब ये जो शेप है, ये फॉस्फेट है, ये शेप, ये एक तरह से जो है वो नहीं होते। अब देखें, एक इस शेप में होगा तो एक इस शेप में होगा, इस शेप में। मैं शेप जो है वो डिफरेंट इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। ये देखें, तो तीसरा इस शेप में होगा, इस शेप में देखें। अब मैंने ऊपर जो है वो ट्राइंगल बनाया है और नीचे उसका जिगजैग पैटर्न में क्यों बनाया है, इसका एक जो है उसके पीछे भी एक कहानी। अब देखें,
जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन ये कुछ अलग फॉस्फेट के क्लास से मिलकर बनी हुई है। देखें, सबसे पहले मैं इसको अलग पेन से लिखता हूँ, 1 मिनट, मैं इसको जो है वो अलग पेन से लिखता हूँ, रेड पेन से लिखते हैं। तो आउटर जो मेम्ब्रेन है उसमें जो फॉस्फेट्स पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं फॉस्फोटिडाइल कोलिन, जिसका कॉमन नेम मशहूर है लेसेथिन। क्या? लेसेथिन आपको पंजाब टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा इसका कॉमन नेम, फॉस्फोटिडाइल कोलिन। आउटर मेम्ब्रेन में कौन सा फॉस्फेट पाया जाता है? फॉस्फोटिडाइल कोलिन, जिसे आप कहते हैं लेसेथिन। और दूसरा जो है वो स्फिंगोमाइलिन। अब स्फिंगोमाइलिन क्या है? स्फिंगोमाइलिन भी लिपिड की ही एक क्लास है जो स्फिंगोसिन से मिलकर बनी हुई है। स्फिंगोसिन्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ, स्फिंगोसिन्स एक लिपिड की क्लास है जिसमें अमाइनो अल्कोहल्स होते हैं। अमाइन ग्रुप के साथ जाके फैटी एसिड लगता है। यहाँ पे फैटी एसिड अमाइन ग्रुप के साथ जाके लगता है, जो जिसमें से अच्छा ये आप जरा एडिशनल डिटेल है, जिसे जब अमाइन ग्रुप के साथ फैटी एसिड कंबाइन हो तो उसे सेरामाइड कहते हैं। सेरामाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोलॉजी में, लेकिन ये हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप यह याद रखिए कि स्फिंगोसिन्स में अमाइनो अल्कोहल होते हैं, अमाइनो ग्रुप के साथ जब फैटी एसिड कंबाइन हो तो उसमें सेरामाइड बनता है। ओके, तो ये आपको मैंने बताया स्फिंगोसिन्स। देखें, ये स्फिंगोसिन्स होते हैं आउटर में। ये आउटर मेम्ब्रेन की बात हो गई। जो इनर मेम्ब्रेन है, जो लिपिड बायलेयर की इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, उसमें बड़ी अलग किस्म के फॉस्फेट्स पाए जाते हैं। उसमें से जो फॉस्फेट पाया जाता है उसका नाम है फॉस्फोटिडाइल सीरीन। और दूसरा जो है वो पाया जाता है फॉस्फोटिडाइल इथेनॉल अमाइन। अब देखें, इथेनॉल अमाइन ये अल्कोहल और अमाइन का कॉम्बिनेशन है, तो ये जो है स्फिंगोसिन से ग्रुप में थे। तो ये स्फिंगोमाइलिन ये स्फिंगोसिन में से, और ये यहाँ पे फॉस्फोटिडाइल इथेनॉल अमाइन ये भी स्फिंगोसिन में थे। तो लिपिड की दो किस्म हो गई। सबसे पहले लिपिड में आउटर मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोटिडाइल कोलिन से मिलकर बना हुआ है, जिसका कॉमन नेम लेसेथिन है। और दूसरा स्फिंगोमाइलिन, ये स्फिंगोसिन की क्लास में से। इनर मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फेट जो होता है उसमें प्रेजेंट वो होता है फॉस्फोटिडाइल सीरीन, और स्फिंगोसिन जो उसमें प्रेजेंट होता है वो होता है फॉस्फोटिडाइल इथेनॉल अमाइन। बाय द वे, एक और चीज़ भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसका नाम है आइनोसिटाडोल। वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेकिन बस इसको आप छोड़ दें। जो है आइनोसिटाडोल, उसमें रिलेटेड मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा, उसमें आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो फॉस्फेट्स हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, ये आप याद रखिएगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की आउटर और इनर साइमेंट्री नहीं बनती। तो हमें यह पता चला कि असाइमेंट्री होती है, साइमेंट्री नहीं होती क्योंकि एक तरह के मॉलिक्यूल्स दोनों में नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द मेम्ब्रेन इज नॉट साइमेंट्रिकल। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। तो आपको एम्फीपैथिक भी सारी समझ में आ गई, आपकी एनाटॉमी और ग्लाइसरोल की भी बात आपको सारी समझ में आ गई। अब जरा बात करते हैं फैटी एसिड्स की। फैटी एसिड्स भी दो किस्म के मिलते हैं हमें मेम्ब्रेन में। फैटी एसिड्स, ये बात करते हैं फैटी एसिड्स की। 1 मिनट, फैटी एसिड्स। ठीक है, तो दो किस्म के फैटी एसिड हमें मिलते हैं। फैटी एसिड पहले किस्म के जो मिलते हैं उनका नाम है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दूसरे जो हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब देखें, सैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड, जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। और जब उसमें डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे कि अल्कीन और अल्काइन में, तो उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब देखें, जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया तो ये हो गया फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये हो गया ग्लाइसिरोल, और ये होगी उनकी, अगर देखें, अगर ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसकी दोनों लेग्स इस तरह से बनेंगी। और अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसकी एक लेग तो ये सीधी बनेगी, दूसरी जहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया वो वहाँ पे टिल्ट हो जाएगा। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई कि एक टिल्ट होता है और एक स्ट्रेट होते हैं इसकी लेग्स। तो ये क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो इस तरह से अल्कीन्स और अल्काइंस के केसेस में। ठीक है, तो ये भी आपको फैटी एसिड की टाइप समझ। अब तीसरी जो मैंने आपको लिपिड से रिलेटेड चीज़ बताई थी उसका जो नाम है वो है स्टीरोल्स। क्या है? स्टीरोल्स। अब स्टीरोल्स एक क्लास है एनिमल सेल में। स्टीरोल्स हमें मिलते हैं कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में। एनिमल सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल है वो स्टीरोल की क्लास है। कोलेस्ट्रॉल जो कि कंप्लीटली एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स।
प्रोकैरियोट्स। अब स्टीरोल्स हमें प्रोकैरियोट्स में दूसरी फॉर्म में मिलते हैं लेकिन कोलेस्ट्रॉल में नहीं मिलते हैं। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि यूकैरियोट्स आर मोर ससेप्टेबल, क्योंकि उसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट जो है वो होता है यूकैरियोट्स में, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। अब इसका फंक्शन हम देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी को मेंटेन रखने के में इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है, ये हम जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो ये सारी बात हो गई फॉस्फोलिपिड से रिलेटेड, ये सारी हमने डिस्कशन की है फॉस्फोलिपिड से रिलेटेड। देखें फॉस्फोलिपिड के ये सारे जो है वो रिलेशंस होते हैं। अब हम जरा बात करते हैं प्रोटीन्स जो है वो मेम्ब्रेन में प्रोटीन किस किस्म की पाई जाती है। तो ये जो सारी जो इसका जो बैकबोन है ये लिपिड से मिलकर बना हुआ होता है। देखें इस तरह से ये एक लेयर, दूसरी लेयर भी इसी तरह से, इस तरह से। अब ज़रा बात करते हैं ये जो ये एक प्रोटीन, और ये एक लेयर में भी एक प्रोटीन होती है, ये नीचे वाले लेयर में भी प्रोटीन्स होती हैं। तो अब ज़रा बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो बात करते हैं प्रोटीन्स की। अब बेसिकली 3 तरह की प्रोटीन्स हमें मेम्ब्रेन में मिलती है। फर्स्ट मिनट 3 तरह की मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन जो है सॉरी हमें मेम्ब्रेन में मिलती है सेल मेम्ब्रेन में। सबसे पहली का नाम है इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल या जिसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और दूसरी जो है वो होती हैं पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ जिसको दूसरा नाम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहा जाता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और तीसरा जो टाइप है उनका नाम है लिपिड एंकल्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड एंकल्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लैंप कहा जाता है, लिपिड एंकल्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है देखें, मैं अभी इसको रफली बनाता हूँ। ये जो है वो लिपिड की लेयर थी, ओके, तो इसको बाय लेयर थी। ये देखें, अब जो प्रोटीन दोनों बाय लेयर में एम्बेडेड हो, पूरी दोनों बाय लेयर से एम्बेडेड हो, उसे इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाता है, उसे कहा जाता है इंटीग्रल। देखें इसको हम अब एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब जो प्रोटीन सिर्फ एक लेयर में इस तरह से प्रेजेंट हो, इस तरह से, उसे कहा जाता है पेरिफेरल प्रोटीन। तीसरी किस्म की जो प्रोटीन है वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है, लिपिड एंकल्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन दोनों किस्म की प्रॉपर्टी शो करती है। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है जिसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, स्ट्रॉन्ग लिपिड बॉन्ड, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और जो पेरिफेरल प्रोटीन है, मैं इसको डिफरेंट कलर से लिखता हूँ, पेरिफेरल जो प्रोटीन है वो वीक लिपिड बॉन्ड बनाती है, वीक लिपिड बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। देखें हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। अब ये जो लिपिड एंकल प्रोटीन है ये दोनों किस्म की प्रॉपर्टी शो करती है। क्योंकि लिपिड जो लिपिड एंकल प्रोटीन है, क्योंकि ये जो बॉन्ड बनाती है वो होता है कोवेलेंट, और ये प्रेजेंट जो होती हैं वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होती हैं, इस तरह से पेरीफेरी पे। तो ये 2 किस्म की प्रॉपर्टीज शो करती हैं। बाय द वे ये नीचे वाली मेम्ब्रेन से भी कंबाइंड इस तरह से हो सकती हैं। तो ये बात हो गई प्रोटीन्स की। देखें इंटीग्रल प्रोटीन। अब ज़रा बात करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन के अलग अलग टाइप्स हैं, ये इस तरह से अलग अलग इंटीग्रल प्रोटीन। 1 मिनट, ये बात करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इसके 2 टाइप्स हैं, पहला मोनोटाइपिक, दूसरा जो मैंने बताया ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि सपोज करें ये लिपिड की बाय लेयर है, ओके, ये सिर्फ इस जगह से जो है वो अपीयर होगी, ये देखें ये सिर्फ इस जगह से अपीयर होगी, सिर्फ इस जगह से, ये इस जगह से, ओके। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दोनों जगह से अपीयर होती हैं, ये लिपिड की बाय लेयर है, ये ऊपर भी और ये नीचे भी, ये देखें यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि दोनों जगह से एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स में भी प्रेजेंट हो और इंट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स में भी प्रेजेंट हो। बाय द वे अगर हम इसको फर्दर क्लासीफाई करें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को, तो वो भी 2 टाइप की क्लासिफिकेशन बनती है। सबसे पहले सिंगल पास और दूसरा है मल्टी पास। देखें अब सिंगल पास कैसे है कि ये जो है वो सिर्फ एक ये देखें, ये मैं समझाता हूँ, पिक्चर बना के आपको समझाता हूँ। ये लिपिड की बाय लेयर और ये जो मेम्ब्रेन है उसको सिर्फ सिंगली पास कर रही है, ओके, सिंगल सिर्फ एक जो है वो एक बार पास कर रही है। दूसरी तरह की जो होती हैं वो इस तरह से जाके फिर इस तरह से, फिर ये दूसरी बार भी लिपिड को क्रॉस करेगी, ये देखें तीसरी बार, चौथी बार, इस तरह से जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो लिपिड को क्रॉस करती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन, ओके।
तो ये हमारे लिए ये चीज़ें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो है प्रोटीन को आगे बहुत ही जो है वो उसके फंक्शन को जब हम समझेंगे तो ये हमारे लिए बहुत काम आएगी। बाय द वे इसमें जो प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो अल्फ़ा हेलिक्स शेप में होती है। अल्फ़ा हेलिक्स प्रोटीन होती है। अब जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हो वो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स। और जो ऊपर हो, बाय द वे इसमें ग्रुप होता है अमोनिया NH3+ और यहाँ पे नीचे ग्रुप होता है COO-। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन का इस तरह से शेप होता है। हालांकि ये बहुत बायोकेमिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें 6 तरह से इसकी अरेंजमेंट होती है अल्फा हेलिक्स प्रोटीन की। बाय द वे ये हायर क्लासेस की बात है, लेकिन आप ये याद रखिएगा ये जो लिपिड में डूबा हुआ इसका पार्ट है वो बना होता है हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड से। ओके, तो इसकी अरेंजमेंट चेंज भी होती है। कभी ऐसा होता है ये टिल्ट हो जाती है इस तरह से, ये जो COO वाला बॉन्ड है वो ऊपर आ जाता है और अमोनिया वाला बॉन्ड है वो नीचे आ जाता है। तो ये बात आप ये रखिएगा, ये इसके टाइप्स भी आप ज़हन में रखिएगा। ओके, तो नंबर 3 जो पार्ट था वो हमने लिपिड वाला भी कवर कर लिया, प्रोटीन वाला भी कवर कर लिया। अब बात करते हैं ग्लाइकोकेलिक्स की। ग्लाइकोकेलिक्स में क्या होता है कि सपोज करें ये मेम्ब्रेन है, ये बाइलेयर बना देता हूँ। ओके, अब ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये यहाँ पे लगी हुई है। ओके, और ये इंटीग्रल प्रोटीन्स इस तरह से लगी हुई हैं और ये लिपिड है। ठीक है, तो ये लिपिड तो मैंने आपको समझ दिया। अब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के जो शेप्स होते हैं वो लिपिड से भी निकलते हैं इस तरह से लिपिड से भी निकलते हैं। इसको मैं डिफरेंट पेन से शो करता हूँ। और कुछ जो है वो प्रोटीन से भी निकलते हैं इस तरह से। इसकी शेप मैंने डिफरेंट बनाई है क्योंकि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, तो जो लिपिड से पार्ट निकले लिपिड से उसे कहा जाता है ग्लाइकोलिपिड। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में आप पढ़ के आए होंगे, बायोमॉलिक्यूल जब दोनों कंबाइंड हो। और जो प्रोटीन से पार्ट निकले उसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इन दोनों को मिला के हम नाम देते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। तो ये 3 जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले लिपिड्स, उसके बाद जो है वो बात की हमने प्रोटीन्स की, उसके बाद हम बात करते हैं ग्लाइकोकेलिक्स की। ये हमने कंपोजिशन देख ली। अब बात करते हैं फंक्शंस की। इनके इंडिविजुअल फंक्शंस हम देखेंगे कि इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोकेलिक्स का ही फंक्शन देख लेते हैं क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल सिंपल भी है और इसको हम थोड़ा जल्दी भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोकेलिक्स का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये डिक्रीज सेल डिहाइड्रेशन। ये वाटर की मूवमेंट को जो है कंट्रोल करने में बड़ा ही इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो वाटर कब डिहाइड्रेट होगा, वाटर में कब डिहाइड्रेशन होगी, ये ग्लाइकोकेलिक्स का काम है। डिक्रीजेस सेल की डिहाइड्रेशन को ये डिक्रीज करता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसका फंक्शन है, ये एंटीजेनिक फंक्शन है। एंटीजेनिक फंक्शन। अब एंटीजेनिक फंक्शन क्या होता है हम देखते हैं। देखें, हर एक सेल की जो है वो एक एंटीजन होती है अलग। इसका इम्यून सिस्टम में बहुत रोल है। इम्यून सिस्टम, मैं आपको एक मिसाल भी देता हूँ। ब्लड टाइपिंग में, इम्यून सिस्टम की ब्लड टाइपिंग में हम ये जो क्लासीफाई करते हैं, इसका टाइप A है, टाइप B है ब्लड टाइपिंग, इसका टाइप A है, टाइप B है, यहाँ पे टाइप AB है, यहाँ फिर O है। ये इस तरह से डिफाइंड होते हैं ये एंटीजेनिक फंक्शन में। ये जो ग्लाइकोकेलिक्स है वो एंटीजेनिक फंक्शन भी रोल करता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। सपोज करें ब्लड टाइपिंग में ये RBC है। RBC के ऊपर एक इस तरह से एंटीजन लगी हुई है, तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज करेगा। अगर ये जो है वो एंटीजन होगी तो ये एक टाइप का जो है ब्लड ग्रुप होगा। सपोज करें A का ब्लड ग्रुप है, और अगर ये एंटीजन है तो ये एक दूसरा ब्लड ग्रुप हो गया B टाइप। ठीक है, तो जो इम्यून सिस्टम हम सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं वो भी एंटीजन की बुनियाद पर ही करते हैं। देखें, हमारी बॉडी में जो वो है WBCs हैं, वो हर एंटीजन को पहचानते हैं। इस तरह से अगर कोई प्रोटीन, इस तरह से अगर कोई पार्टिकल आया है हमारी बॉडी में, उसमें इस तरह से एंटीजन लगी हुई है, लेकिन वो एंटीजन हमारे जो WBC की डेटाबेस में सेव नहीं है कि भाई हमारी ये जो एंटीजन है वो हमारी बॉडी की एंटीजन है। इस तरह की एंटीजन को वो नहीं पहचानता, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये जो ट्रांसप्लांट होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, इसमें इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वो नज़र में रखा जाता है कि हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करे। अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो वो उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता जाएगा। ये अगर में ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट है। बाय द वे आपने पढ़ा भी होगा MHC1 कॉम्प्लेक्स, जिसको वो रिकॉग्नाइज करता है। बाय द वे ये हम बाद में देखेंगे जब हम इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ग्लाइकोकेलिक्स का काम है। ब्लड टाइपिंग एंटीजेनिक फंक्शन, दूसरा ये डिक्रीज करता है सेल की डिहाइड्रेशन को। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मेम्ब्रेन लिपिड्स। जो लिपिड्स हमने जिसकी कंपोजिशन देखी, अब उसका फंक्शन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन में। सबसे पहले ये फ्लूइडिटी को
बड़ा ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसमें फ्लूइडिटी का। अब फ्लूइडिटी बाय द वे हम कहते हैं तो फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी ऑफ सेल टू अडॉप्ट शेप एंड मूवमेंट, ये होती है फ्लूइडिटी। ओके, अब देखते हैं कि लिपिड्स क्या क्या रोल अदा करते हैं फ्लूइडिटी में। सबसे पहला जो रोल होता है वो टेम्परेचर का होता है। टेम्परेचर का सबसे पहला रोल होता है। देखें, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो गर्मी होगी। टेम्परेचर हाई टेम्परेचर अगर होगा तो फ्लूइडिटी जो है वो ज़्यादा होगी, फ्लूइडिटी भी ज़्यादा होगी। और अगर लो टेम्परेचर होगा तो फ्लूइडिटी भी कम होगी, फ्लूइडिटी भी कम होगी और टेम्परेचर हाई होगा। मतलब इनका हमें ये पता चला कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी, DIT फ्लूइडिटी। ओके, तो टेम्परेचर के साथ फ्लूइडिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। अब देखें, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो कोलेस्ट्रॉल। अगर सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल, अब कुछ एनिमल सेल ऐसे होते हैं जिसमें 50% तक कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। देखें, अब कोलेस्ट्रॉल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखें, कोलेस्ट्रॉल के साथ इनवर्स रिलेशन होता है फ्लूइडिटी का, इनवर्स फंक्शन। देखें, अगर फास्फोलिपिड में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है तो अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो कोलेस्ट्रॉल जो है बेसिकली वो बॉन्ड बनाता है जो है लिपिड्स के फॉस्फेट के साथ। देखें, ये इस तरह से ये कोलेस्ट्रॉल की मैंने रिंग्स बनाई। ओके, ये कोलेस्ट्रॉल की मैंने रिंग्स बनाई। अब देखें, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। मैं मिसाल के तौर पर अगर आपको समझाता हूँ, अगर कोलेस्ट्रॉल होगा तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में चिपके हुए, गम की तरह चिपके होंगे। अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो इनकी वो फ्लूइडिटी, ये आपस में साथ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे तो ये अगर कोई मटीरियल आएगा तो यहाँ से पास नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, इन्वर्स फंक्शन की वजह से जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल उतनी ज़्यादा जो है उसकी फ्लूइडिटी कम होगी। कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा होगा तो ये गम की तरह इन दो मॉलिक्यूल्स को आपस में चिपकाएगा तो फ्लूइडिटी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, बाय द वे कोलेस्ट्रॉल जो है वो अच्छा लेटरल, अब मैं आपको फ्लूइड का जो फ्लूइड म्यूजिक मॉडल में हमने देखा था। अब देखें, ये मॉलिक्यूल क्या होता है कि अगर ये पूरी मेम्ब्रेन है, देखें मेम्ब्रेन का ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ मूव कर सकता है। लेटरल डिफ्यूजन इसे कहते हैं लेटरल डिफ्यूजन। ये यहाँ पे मूव कर सकता है और यहाँ वाला मॉलिक्यूल भी यहाँ आसानी से आ सकता है। ये लेटरल डिफ्यूजन, अगर कोलेस्ट्रॉल होगा तो ये इनकी लेटरल डिफ्यूजन को कम कर देगा। अगर लेटरल डिफ्यूजन को कम कर देगा तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में अब चिपके हुए रहेंगे तो फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। अगर ये लेटरल डिफ्यूजन करते रहेंगे, ये वाला मॉलिक्यूल जंपिंग करता रहेगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये फ्लूइडिटी इंक्रीज करेगा। लेकिन कोलेस्ट्रॉल की वजह से अब ये चिपके हुए रह रहे हैं तो दैट्स वाई लेटरल डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगी। लेटरल डिफ्यूजन की डिक्रीज होने की वजह से फ्लूइडिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी और फ्लूइडिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल, अब ये तो हो गई लेटरल डिफ्यूजन की बात। लेकिन डिफ्यूजन सिर्फ लेटरल नहीं होती, क्या होता है कि ये आउटर मेम्ब्रेन वाले जो पार्टिकल यहाँ भी जो है वो आ सकता है, यहाँ से। ये देखिए, यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल है, यहाँ वाला मॉलिक्यूल फिर यहाँ भी जा सकता है। तो बाय द वे ये एक एंजाइम के थ्रू होते हैं। अगर कोई पार्टिकल इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन की तरफ जा रहा है, इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन की तरफ जा रहा है, तो वो एंजाइम जो फंक्शन होगा वो होगा फ्लोपेज। बाय द वे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर वो कोई आउटर से इनर जा रहा है तो उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा फ्लिपेज। तो ये या बात आप याद रखिएगा। दैट्स वाई हम इसे फ्लूइड जो है मोज़ेक मॉडल कहते हैं, इसके सॉलिड मोज़ेक मॉडल नहीं कहते, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो इन्वर्स रिलेशन रखता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लूइडिटी के साथ। नंबर थर्ड जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा। नंबर थर्ड जो रिस्पॉन्सिबल है वो फैटी एसिड्स हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें, फैटी एसिड की मैंने आपको बताया था कि ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल के साथ, ये ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल है, ये ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल के साथ फैटी एसिड की चेन इस तरह से हुई है। अब देखें, कोई होती है लॉन्ग चेन, ये शॉर्ट चेन है। कोई होती है लॉन्ग चेन, फैटी एसिड की लॉन्ग चेन बन गई। ईस्टर बॉन्ड के साथ ग्लाइसिरोल आपस में लॉन्ग चेन जो है वो फैटी एसिड बन गई। जितनी लॉन्ग चेन ज़्यादा होगी, देखें ये लॉन्ग चेन है, ये दोनों लॉन्ग चेन है, ये दोनों शॉर्ट चेन है। अगर चेन ज़्यादा है, ये देखें लॉन्ग चेन है, तो ये याद रखिए लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, आपको खुद ही फर्क समझ में आ जाएगा। लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स डिक्रीजेस फ्लूइडिटी को डिक्रीज कर देगी। किस तरह से डिक्रीज कर देगी? देखें, शॉर्ट चेन है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक मॉलिक्यूल ऊपर यहाँ तक चला जाएगा। जितनी लॉन्ग चेन होगी, ये आपस में जुड़े हुए उतने ही ज़्यादा जुड़े हुए होंगे, इनकी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी।
जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसको वहाँ मूव करने में, लेटरल डिफ्यूजन करने में या फिर अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिफ्यूज़ होने में, फ्लिपेज और फ्लिपोज के ऊपर इनर से आउटर की तरफ जाने में उतनी ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। तो जितनी ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी ये उसमें टाइटली पैक्ड होंगे इस तरह से, तो उनकी फ्लूइडिटी उतनी कम हो जाएगी। तो एक होता है फैटी एसिड की जितनी बड़ी लॉन्ग चेन होगी उतनी फ्लूइडिटी कम होगी। दूसरा अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड फैटी एसिड, ये भी बड़ा असर डालते हैं फ्लूइडिटी में। देखें, अगर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो यहाँ पे टिल्ट आएगा। ये देखिए मैं बनाता हूँ, यहाँ पे टिल्ट आएगा, ये एक टिल्ट आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा। तो एक मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो गैप आ रहा है इस टिल्ट की वजह से ज़्यादा आ रहा है। अब अगर स्ट्रेट चेन होगी, स्ट्रेट चेन, तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ये गैप जो है वो कम होगा। जितना गैप कम होगा फ्लूइडिटी उतनी ज़्यादा होगी, फ्लूइडिटी इतनी ज़्यादा होगी। जितना गैप कम होगा फ्लूइडिटी उतनी जो है वो कम होगी, सॉरी फ्लूइडिटी उतनी कम होगी। जितना गैप ज़्यादा होगा फ्लूइडिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये बात हम इस तरह से यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं, बाय द वे ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं फ्लूइडिटी को। ये बात पहले, इंक्रीज फ्लूइडिटी को जो है वो इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गैप क्रिएट करते हैं। ये टिल्ट की वजह से एक गैप ज़्यादा हो जाता है। गैप ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स लीक कर जाएंगे आसानी से। इस अगर ये गैप जो है वो कम होगा तो लीक करने में उतनी परेशानी आएगी। अब देखें क्या होता है कि एक कंडीशन होती है कोल्ड स्ट्रेस। कोल्ड स्ट्रेस में जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है वो ठंडा हो जाता है, ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो जो वो है सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइडिटी को बढ़ाने के लिए अगर उसके पास सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हों तो उसको अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि देखें सेचुरेटेड फैटी एसिड होगी तो फ्लूइडिटी कम होगी, सेचुरेटेड फ्लूइड कम होगी। तो कोल्ड स्ट्रेस की वजह से ये इसको जमने नहीं देना। अगर जमने नहीं देना तो उसकी फ्लूइडिटी बढ़ा के रखनी है ताकि मॉलिक्यूल जो है एक्सचेंज होता रहे, मॉलिक्यूल्स की एक्सचेंज होती रहे। तो फ्लूइडिटी बढ़ाने के लिए ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड अपने जो है वो सेचुरेटेड फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देती है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में। बाय द वे ये हम बायोमॉलिक्यूल जब पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रोसेस होगा वो होगा डिहाइड्रोजिनेशन करके सेचुरेटेड फैटी एसिड को अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। अगर वार्म स्ट्रेस होगी तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को हाइड्रोजिनेशन करके सेचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो ये बात आपको याद होगी, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी लीकेज पॉसिबल होती है, उसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो उसमें ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ हो जाती है, वो आसानी से डिफ्यूजन कर जाती है। ओके, और जो CO2 है या फिर दूसरे जो है वो स्मॉल लिपिड सॉल्यूबल, क्योंकि लिपिड जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर जो होगा वो उसी को लाइक डिजॉल्व लाइक, तो लिपिड सॉल्यूबल जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आसानी से गुजर जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो दो तरह से होती है। एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो किस्म की होती है। एक होती है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरी होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी खर्च होती है, ये आपको पता होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की जरूरत नहीं होती। ये आपको डिफरेंस समझ आ गया। डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या फर्क है? डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स लीक कर जाते हैं आसानी से, कोई परेशानी नहीं होती, डिफ्यूज हो जाते हैं फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, हायर से लोअर की तरफ लीक कर जाते हैं, कोई बात नहीं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हायर से लोअर होती है, लेकिन इसमें एक प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन या कोई भी दूसरा बायोमॉलिक्यूल अगर उसको प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है लेकिन उसमें प्रोटीन की नीड पड़ती है, लेकिन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, तो उसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये फर्क आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाय द वे डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको पता होगा, ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये हम बाद आगे चल के देखेंगे। ये प्रोटीन वाले पार्ट में एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, ये सारे हम प्रोसेस देखेंगे, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोटीन्स का जो फंक्शन, प्रोटीन्स का लास्टली। तो हम देखते हैं दो तरह की प्रोटीन होती है। इंटीग्रल प्रोटीन भी वैसे दो तरह की होती हैं। एक होती है चिनल प्रोटीन, ये चिनल प्रोटीन, 1 मिनट। एक होती है चिनल प्रोटीन और दूसरी होती हैं कैरियर प्रोटीन। चिनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन में बेसिक डिफरेंस ये है कि चिनल प्रोटीन में एक टनल बना होता है और बाय द वे ये लिपिड बायलेयर में पूरी तरह से
एम्बेडेड होती हैं, दोनों दोनों जो प्रोटीन्स हैं वो एम्बेडेड होती हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि चैनल प्रोटीन एक चैनल प्रोवाइड करती है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। जो लॉन्ग मॉलिक्यूल्स हैं, जो लॉन्ग जिसमें चार्ज है, लॉन्ग मॉलिक्यूल्स जो डायरेक्टली डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, वो प्रोटीन के थ्रू पास आउट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो लॉन्ग मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल जिनकी डिफ्यूजन जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो पास करते हैं इन टनल्स के थ्रू, इन चैनल्स के थ्रू, ठीक है। तो वो चैनल प्रोवाइड करती है, एक पाइप प्रोवाइड करती है, ठीक है, चैनल प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या करती है, इसमें एक बाइंडिंग साइट्स होती हैं। देखें, सपोज करें ये एक चैनल प्रोटीन है, इसमें ये एक साइट है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे आके बाइंड कर गया तो ये अपना शेप चेंज करेगी और ये इस तरह से बाइंड साइट को इस तरह से कर देगी ताकि ये बाहर वाला जो पार्टिकल है वो अंदर चला जाए, ठीक है। तो कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन में ये डिफरेंस होता है कि कैरियर प्रोटीन जो है वो डायरेक्टली अपना शेप चेंज कर देती है, ठीक है, और जो चैनल प्रोटीन है वो जो है वो डायरेक्टली एक टनल, एक जो पाइप प्रोवाइड करती है लॉन्ग मॉलिक्यूल्स और चार्ज पार्टिकल्स को। और ये इनकी ज़रूरत क्या है, प्रोटीन की ज़रूरत ये है कि जो डिफ्यूज़ नहीं कर सकते पार्टिकल्स, जैसे वो पोलर मॉलिक्यूल हो गए, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल हो गए, क्योंकि लिपिड जो सॉल्युबल होगा वो तो डायरेक्टली डिफ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है। तो उनको ये रास्ता प्रोवाइड करती हैं ये दोनों प्रोटीन्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं वो अल्फा हेलिकल प्रोटीन है, जिसमें इस तरह से मैंने आपको एक बताया था कि इसमें अमोनिया NH3+ होता है और यहाँ पे COO। ये अल्फा हेलिकल शेप होते हैं, इनकी बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आई थिंक। तो इनकी प्रोटीन की एक फंक्शन ये हो गया कि ये जो है वो चैनल प्रोवाइड करती हैं। दूसरा एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस मैंने आपको पीछे बताया था, इनमें इनका बहुत ही जो है वो फंक्शन है। तो पहला फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्ट का। दूसरा जो है फंक्शन इनका वो पेरिफेरल प्रोटीन, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सपोज करें एक लेयर है, लिपिड बाइलेयर है, और इनकी अंदर ये जो इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उस पर जो है वो प्रोटीन है पेरिफेरल प्रोटीन। अब देखें, यहाँ पे कुछ वेसिकल्स होते हैं जिसमें सेल की वेस्ट प्रोडक्ट पड़ी हुई होती है। तो अगर ये वेसिकल जहाँ पे आके कंबाइंड हो इस प्रोटीन से, तो ये क्या करती है, ये मैं इसको अभी रिमूव कर देना, ये अभी जब कंबाइन करेगी तो ये एक वेसिकल बनाएगी इस तरह से, और ये इन जो वेस्ट है उनको रिमूव कर देगी बाहरी तरफ, बाहर वाले एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। तो इसे स्टैम्प को, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करना सेल से, इसे कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। तो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं ये एक्सोसाइटोसिस में भी जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं। और दूसरा होता है एंडोसाइटोसिस भी इसी तरह से होता है, लेकिन ये सपोज करें, यहाँ से ही मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 मिनट। अगर ये कोई मॉलिक्यूल है जिसको सेल के अंदर आना है, ये एक प्रोटीन लगी हुई है, ये कोई कुछ पार्टिकल्स हैं जिसको सेल के अंदर आना है, तो ये इस तरह से अपना शेप चेंज करेगी। ये देखें, ये इस तरह से अपना शेप चेंज करेगी, ये इस तरह से, ताकि ये फिर जो वेसिकल्स के थ्रू, ये जो पार्टिकल्स हैं वो इन वेसिकल्स के थ्रू चले जाएंगे आराम से। और ये प्रोसेस कहा जाता है एंडोसाइटोसिस, मतलब कुछ पार्टिकल्स को सेल के अंदर लाना। एक्सोसाइटोसिस सेल के बाहर ले जाना। बाय द वे, एंडोसाइटोसिस फिर 2 किस्म की होती है, एक को कहते हैं फेगोसाइटोसिस और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में कोई भी सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर आता है, और पिनोसाइटोसिस में कोई भी वाटर लिक्विड वाला पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर आता है। मतलब ये खाना खाता है और ये पानी पीता है, ठीक है। फेगोसाइटोसिस में कोई भी सॉलिड पार्टिकल जब सेल के अंदर आए तो उसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस, और जब कोई भी वाटरी मॉलिक्यूल सेल के अंदर आए तो उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। बाय द वे, इस ट्रांसपोर्ट को एक टर्म दी जाती है जिसे कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। और हमारे जो WBC का सेल है फेगोसाइट, जो कि खा जाता है, सेल को खा जाता है, वो इसी तरह है सॉलिड पार्टिकल को इंगल्फ कर देता है, इस प्रोसेस का ही नाम जो है, इस प्रोसेस के थ्रू इसका नाम पड़ा है फेगोसाइट, ठीक है। तो ये बल्क ट्रांसपोर्ट, बाय द वे, ये बल्क ट्रांसपोर्ट में भी अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो उसका फंक्शन है, नंबर 3 जो ये प्रोटीन अपना रोल करती हैं, एक्ट एज सेकंड मैसेंजर। ये हार्मोन्स में जब हम पढ़ेंगे सेकंड मैसेंजर के तौर पर, वो हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बाय द वे, मैं थोड़ा बहुत यहाँ भी आपको बता देता हूँ। एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एडिनाइलेट साइक्लेज। ये कन्वर्ट करता है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में। ये क्लास 3 है बायोकेमिस्ट्री का, जो ये बहुत ही, अगर कोई बायोकेमिस्ट्री वाला लेक्चर देख रहा है तो उसे पता होगा, क्लास 3 के यूकेरियोट्स में होता है, यूकेरियोट्स। इसका फंक्शन हम ज़्यादा जो है वो हार्मोन पढ़ेंगे। ये एक्ट एज सेकंड मैसेंजर भी काम करते हैं, सेकंड मैसेंजर भी ये प्रोटीन काम करती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, एडिनाइलेट साइक्लेज का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नंबर 4 जो है वो सेल एडिशन में, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं वो सेल टू सेल एडिस, ये एक सेल है और ये जो है वो दूसरा सेल है। इस तरह से ये एडिशन करती हैं दोनों, ये पेरिफेरल प्रोटीन दोनों की लगी हुई है,
ये इसकी पेरिफेरल प्रोटीन है, ये इसकी पेरिफेरल प्रोटीन है। तो सेल एडिशन में काम आता है, जैसे टाइट जंक्शन जैसे होते हैं, या डेस्मोसोम्स। अगर आप पैथोलॉजी में थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हैं तो डेस्मोसोम क्या होता है कि कभी कभी एक बीमारी आ जाती है जिसमें ये जंक्शन जो है वो उड़ जाते हैं। तो इसमें बहुत ही पैथोलॉजी में जब हम डिस्कस करेंगे, ये एमबीबीएस का कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको हम पढ़ेंगे। डेस्मोसोम्स से कहा जाता है। बाय द वे कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं उनका काम सेल एडिशन में भी है। तो नंबर 3 आई थिंक नंबर 4 जो है वो सेल एडिशन, सेल की एडिशन, सेल को चिपकाने में जो है वो मदद करती है। ठीक है, अब एंजाइमेटिक फंक्शन भी मैंने आपको बताया था। ये एंजाइम भी जो है वो एंजाइम की तरह भी काम। एंजाइमेटिक फंक्शन नंबर 5 जो है वो उनका एंजाइमेटिक फंक्शन है। सपोज करें ये एक लिपिड बाइलेयर है, जो ये एक लिपिड बाइलेयर है, इसमें पेरिफेरल प्रोटीन कोई लगी हुई है। क्या होता है कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं यहाँ पे, अगर सपोज करें ये A+B है और उसको कन्वर्ट होना है C में ये एंजाइम, तो ये प्रोटीन क्या करती है, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी फैसिलिटेट करेगी, ये A+B को जोड़ के C बनाएगी और उसमें जो वो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगी, वो इस प्रोसेस को आसान बना देगी। एंजाइम के अलावा ये काम हो सकता है लेकिन काफ़ी स्लो होगा। ये प्रोटीन क्या काम करेगी, इसको आसानी से करवा देगी, A+B को जोड़ के एक प्रोडक्ट बना देगी जिसका नाम होगा C। ठीक है, तो नंबर 5 जो हो गया एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो गई। नंबर 6 सेल कम्युनिकेशन। ये जो प्रोटीन्स हैं वो सेल कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको मिसाल दूं तो गैप जंक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इसमें गए तो हमारा ये टॉपिक जो है वो मिस हो जाएगा। गैप जंक्शंस बाद में याद रखिएगा, सेल कम्युनिकेशन में इनका बहुत रोल होता है भाई। और उसका 7वां नंबर जो रोल है प्रोटीन्स का, वो ये होता है कि क्या होता है, हेमीडेस्मोसोम्स। सपोज करें ये कुछ सेल्स हैं और ये यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, ये जो 4 सेल्स हैं, ओके, ये सेल्स हैं और ये जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो क्या होता है, हेमीडेस्मोसोम्स इस तरह से, ये प्रोटीन्स हैं, 1 2 3 4, ये एक सेल था, ये प्रोटीन्स हैं, तो ये इस तरह से इसको चिपके हुए होते हैं, इस तरह से इसमें चिपके हुए होते हैं। ये हेमीडेस्मोसोम्स इन्हें कहा जाता है, हेमीडेस्मोसोम्स। ये क्या करते हैं, मैंने सेल एडिशन में आपको बताया था, हेमीडेस्मोसोम भी इसी तरह से सेल को एडिशन करते हैं। लेकिन ये इनका एक और फंक्शन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दे एंकर सेल्स टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स रादर देन अदर सेल्स। सेल एडिशन में देखा था कि सेल टू सेल एडिशन थी, इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के साथ सेल कनेक्टिव टिश्यू के जो है वो कंबाइंड होता है अदर सेल्स। ठीक, अगर मैं गो थ्रू करते हैं बुक से, क्योंकि अगर कोई पॉइंट हमारी रह गई होगी वो सामने आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने चैप्टर नंबर 4 ओपन कर लिया है और इसके आगे जो थोड़ी बहुत रीडिंग गई है लाइपोसोम के बारे में। ये ड्रग को डिलीवर करने के लिए काम आते हैं। ये काफ़ी सिंपल रीडिंग है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बस मैं थोड़ा बहुत आपको ये थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताता हूँ। ठीक है, तो स्टोरोस्पोरिन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टोरोस्पोरिन एक एंटी कैंसर ड्रग है जिसको सक्सेसफुली डिलीवर किया गया था 2013 में। ठीक है, यूज़ करके लाइपोसोम्स को। तो ये ड्रग वैसे तो 1977 में अवेलेबल थी, लेकिन इसकी सक्सेसफुल डिलीवरी लाइपोसोम्स को यूज़ करके हमने की थी। ठीक है, तो लाइपोसोम्स के और भी ज़्यादा यूजेज हैं, जैसे जो यूज़ की जाते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में टू डिलीवर द स्किन केयर प्रोडक्ट्स सच एज एलोवेरा, कोलेजन, इलास्टिन एंड विटामिन ई एंड ई। ओके, तो ये बस काफ़ी सिंपल रीडिंग है, ये आप रीड कर लीजिएगा लाइपोसोम्स की जो फंक्शन और उसके जो है एप्लीकेशंस और उसके कैसे वो कंपोज होते हैं। ठीक है, उससे बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो फॉस्फोलिपिड की जो है वो सारी फलसफा जिसे हमने देखा था फॉस्फोलिपिड्स का, कि ये दे फॉर्म अ सिंगल लेयर विद देयर हेड्स इन द वाटर बिकॉज दे आर पोलर। उसके हेड्स हैं जो पोलर होते हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं और उनके टेल हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। पोलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में जैसे आपको बताया थी, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है पोल्स बनते हैं। ठीक है, तो सेम मॉलिक्यूल में। ओके, तो फॉस्फोलिपिड्स आर शेकन विद वाटर दे आर, ये हमसे पॉइंट कोई छूट गई थी। मैंने कहा कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमसे छूट जाती हैं। अब क्या होता है कि जब हम वाटर को फॉस्फोलिपिड्स के ऐसे मॉलिक्यूल्स, 1 मिनट, फॉस्फोलिपिड्स के ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो अगर हम इनको वाटर के साथ शेक करेंगे तो अपना ये कुछ शेप इस तरह से बना लेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है इनका, ये टेल्स वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है। तो ये इस तरह से अलाइनमेंट करेंगे कि ये सारे जो टेल्स हैं वो इस तरीके से अलाइनमेंट करेंगे कि वाटर से दूर जा सकें। तो क्या होगा कि एक शेप इनकी बन जाती है जिसे माइसिल्स कहते हैं। मैं इसको आपको ये शेप दिखा देता हूँ, ये देखें ये शेप। ये अब ये जो सारे टेल्स हैं उन्होंने इस तरह से अपनी अलाइनमेंट की है कि ये वाटर से दूर जा सकें। ये बाहर सारा पानी है, देखें। अब ये इनकी जब शेप इस तरह से हो जाए तो उसे हम माइसिल्स कहते हैं। ठीक है, ये 3D उनकी माइसिल्स की शेप है। तो ये माइसिल्स उस शेप को कहते हैं जब वाटर के साथ इसको शेक किया जाए तो ये अपनी कुछ ऐसी शेप बना ले कि इनके टेल्स आपस में इस तरह से अरेंज और अलाइन कर दें कि वाटर को अवॉइड कर सकें। और इनके शेप जो हेड क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, वो पोलर नेचर के हैं, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो दैट्स वाई ये इनके जो हेड्स हैं वो वाटर को फेस करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमसे पॉइंट जो है वो थोड़ी छूट गई थी। अब आगे बढ़ते हैं और गो थ्रू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। ये मैंने बताया था कि इसकी जो स्टडी पॉसिबल है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पॉसिबल है और वेरी हाई मैग्नीफिकेशन पे, ये मैग्नीफिकेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी कवर हो गई। द बाइलियर मेम्ब्रेन इज अबाउट 7 नैनोमीटर, ये भी मैंने आपको बताया था। मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स, या ये भी हमने पढ़ी हुई थी। तो इसका मॉडल जो है वो सिंगर एंड निकलसन ने दिया था।
ओके, तो ठीक है, ये इसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड इसलिए क्योंकि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स कैन मूव अबाउट बाय डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि इनकी जो है वो मॉलिक्यूल्स वो सेम जो है वो मेम्ब्रेन पे सेम इस तरह से अक्रॉस, ये लिपिड बाइलेयर है, अगर ये कोई मॉलिक्यूल है तो ये यहाँ भी आ सकता है, इस जगह पे मूव कर सकता है, और ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ भी आ सकता है। तो ये डिफ्यूजन की वजह से पॉसिबल है, इस चीज़ को फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, द फास्फोलिपिड मूव साइडवेज, ये आपको पता है, मेनली इन देयर ऑन लेयर, अपनी लेयर में, लेकिन इनकी जो है वो ये अगर आउटर मेम्ब्रेन है तो ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ भी जा सकता है। मैंने आपको जो एंजाइम्स के नाम बताए थे कि ये एक अगर इनर से कोई आउटर आए तो वो एक एंजाइम वर्क करता है, और आउटर से कोई इनर आए तो वो जो है वो दूसरा एंजाइम वर्क करता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपको पॉइंट याद भी होगी, हमने पढ़ी है अभी। ठीक है, मेनली इन देयर ऑन लेयर। द प्रोटीन मॉलिक्यूल आल्सो मूव, ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये सिर्फ लिपिड के मॉलिक्यूल नहीं बल्कि कुछ कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो इंट्रिंसिक प्रोटीन में पड़ी वो भी मूव कर सकते हैं विद इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर लाइक द आइसबर्ग इन द सी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। फीचर्स ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये डबल मेम्ब्रेन बाइलेयर होती है, ये हमें पता है। फॉस्फोलिपिड टेल्स आर सैचुरेटेड एंड सम आर अनसैचुरेटेड, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। फॉस्फोलिपिड टेल्स जिसे फैटी एसिड्स की हम चेन कह रहे थे, वो कुछ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं, ये हमें पता है। द मोर अनसैचुरेटेड दे आर द मोर फ्लूइड द मेम्ब्रेन, ये भी आपको पता है क्योंकि मैंने आपको बताया था अनसैचुरेटेड होने की वजह से इनमें एक टिल्ट आ जाता है, जिस टिल्ट की वजह से ये इनकी काफ़ी लूज पैकिंग नहीं होती। ठीक है, तो क्या होता है कि एक सवाल मैंने एमडी किट में देखा था, उसमें क्या था कि पोलर बियर का जो पॉन है, 1 मिनट इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि आपको पता है वो कोल्ड स्ट्रेस में, कोल्ड एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसके जो सेल मेम्ब्रेन में, अब कोल्ड मेम्ब्रेन में अगर रहेगा तो जो क्या क्या होगा, कोल्ड मेम्ब्रेन से रहने में क्या होता है कि ये उसकी फ्लूइडिटी, उसके सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लो टेम्परेचर पे फ्लूइडिटी जो है वो कम होती है, फ्लूइडिटी जो है वो कम होती है। अब अगर फ्लूइडिटी देखें, ये जो अंदर के इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स है, अगर फ्लूइडिटी कम हो, देखें अगर कोल्ड जो है बाहर का माहौल अगर ज्यादा ठंडा होगा तो जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स है, इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स सेल के अंदर का जो पानी है, मैट्रिक्स है, साइटोप्लाज्म हो गया, तो उसको फ्रीज करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा ना हो कि वो फ्रीज हो जाए, तो उसकी फ्रीज जो उसकी उसको फ्रीजनेस से बचाने के लिए क्या होता है कि हमें सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है उसको बरकरार, उसको बढ़ाना होता है। अगर वो बढ़ती रहेगी तो उसकी जो है फ्लूइडिटी जो है वो जो है जो है वो बरकरार रहेगी। तो इस वजह से जो पॉन ऑफ द पोलर बियर है उसके सेल मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड जो है वो फैटी एसिड्स ज्यादा होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोल्ड एनवायरनमेंट में रहता है, जिसकी वजह से उसके साइटोप्लाज्म या फिर इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स के फ्रीज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से वो ये कोशिश करता है कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ जाए ताकि इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स या फिर साइटोप्लाज्म फ्रीज ना हो सके। तो फ्लूइडिटी को बढ़ाने के लिए वो सैचुरेटेड फैटी एसिड को कन्वर्ट करता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। ये भी मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि ये किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। ओके, लेकिन अगर कोई ऐसा जो है वो ऑर्गेनिज्म है जो हीट वाले माहौल में ज्यादा रहता है, तो वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को कन्वर्ट करेगा सैचुरेटेड फैटी एसिड में। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे वो टाइटली पैक्ड होंगे इसमें मॉलिक्यूल, क्योंकि उनकी जो लाइनिंग है इस तरह से लाइनिंग वो काफी स्ट्रेट होती है, टिल्ट नहीं आता, तो उसकी जो है पैकिंग ज्यादा होगी। ये देखिए पैकिंग उसकी ज्यादा होगी तो उनकी फ्लूइडिटी जो है उतनी कम हो जाएगी। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये सवाल जो है वो आप जो है इसको देख लीजिएगा जरा। ठीक है, तो जो फ्लूइडिटी है वो लॉन्गर, जितनी जो है वो टेल्स और फैटी एसिड की चेन लॉन्ग होगी, फ्लूइडिटी उतनी जो है कम होगी। लॉन्गर द टेल द लेस फ्लूइड द मेम्ब्रेन, ये भी मैंने आपको बताया था कि जितनी लॉन्ग होगी बॉन्ड उतना मजबूत होगा, वो मूव नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी कम होगी। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मेम्ब्रेन बिकम लेस फ्लूइड, इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये आपको पता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं बैक्टीरिया और यीस्ट जो अपना जो है वो टेम्परेचर खुद रेगुलेट नहीं कर सकते, तो इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्डेड बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन देयर मेम्ब्रेन, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि इनकी फ्लूइडिटी जो है वो बढ़ जाए। तो ये आपको पता होगा। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन रिकॉग्नाइज की गई हैं, आपको पता है। एक होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन जिसे हम इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, जो कि एम्बेडेड होती है विद इन द मेम्ब्रेन, स्पेन होल मेम्ब्रेन। अगर इस तरह का केस है तो उसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में भी 2 पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक रीजन्स जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जो है विच क्रॉसेस द मेम्ब्रेन और ऑफन मेड अप ऑफ वन अल्फा हेलिकल चेन, ये भी मैंने आपको पूरा बताया था फलसफा। ठीक है, ये आपको पता होगा। जो जो पार्ट उसका मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, जो वो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स के साथ कंबाइन में होता है, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लोट लाइक मोबाइल आइसबर्ग इन द फॉस्फोलिपिड, ये सारी बात आपको पता है। ठीक है, दूसरी तरह की जो प्रोटीन्स होती हैं उसे एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है। दे आर फाउंड ऑन द इनर और आउटर सरफेस, दोनों तरफ से मिल सकती हैं, इनर और आउटर सरफेस पे जो है वो ये जो है पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, मेनी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैव शॉर्ट ब्रांचिंग कार्बोहाइड्रेट, ये आपको पता है, ग्लाइकोकेलिक्स की बात हो रही है सारी, ये 7 नैनोमीटर वही बात है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी पॉइंट, एक्ट द बैरियर ऑफ द मोस्ट, जो है फॉस्फोलिपिड की बात हो रही है, इनकी फंक्शंस की बात हो रही है। ठीक है, पहले जो है उनकी कंपोजिशन देखी, अब ये उनके फंक्शंस की बात हो रही है। फंक्शंस देखें, फंक्शंस में हमने पढ़ा था ये बैरियर के तौर पर काम करता है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो अंदर का जो है वो मैट्रिक्स है और बाहर का जो मैट्रिक्स है, उनके दरमियान ये बैरियर काम करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल अंदर जा सकता है और कौन सा मॉलिक्यूल अंदर नहीं जा सकता। सो बेसिस ऑफ दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर्गुमेंट ये सो दे एक्ट एज अ बैरियर टू मोस्ट वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, जिस तरह से शुगर, अमीनो एसिड और प्रोटीन्स, ये इनको गुजरने की इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल हैं। ठीक है, जिसके लिए प्रोटीन्स काम में आती हैं बाद में। सम फास्फोलिपिड मॉडिफाइड केमिकली टू एक्ट एज अ सिग्नल। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमसे मिस हो गई थी। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। ये जो पॉइंट है कि सम फास्फोलिपिड्स कैन बी मॉडिफाइड केमिकली टू एक्ट एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल, तो कुछ फास्फोलिपिड जो है वो मॉडिफाइड होते हैं। मॉडिफाइड मतलब इनमें क्या होता है
कुछ एक जो है वो एक एटम या आयन आके मिलता है, उनके साथ एक बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से उनकी जो है स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन आ जाती है। अब स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन आ गई तो उनका जो है वो काम भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, तो वो वर्क करते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पर। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ फास्फोलिपिड हाइड्रोलाइज होके एक छोटा वाटर सॉल्युबल और ग्लाइसरॉल रिलेटेड मॉलिक्यूल जो है वो देते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ये साइटोप्लाज्म में जो है वो डिफ्यूज कर जाते हैं और बाइंड करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर से। अब उसका एक एग्जांपल दिया गया है कि वन सच सिस्टम रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक्सोसाइटोसिस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये जो पॉइंट है इसको हम एक स्लाइड पे मैं आपको सारा फलसफा समझाता हूं, उसके बाद आप इस पैराग्राफ में नोट कीजिएगा। ठीक है, पहले हम चलते हैं स्लाइड की तरफ। तो ये आपको पता है कि फास्फोलिपिड जो है वो इंटीग्रल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, जिसमें ग्लाइसिरोल की बैकबोन, 2 फैटी एसिड्स और फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आउटर जो मेम्ब्रेन है ये इसकी बाइलेयर होता है, लिपिड बाइलेयर होती है। अच्छा, आउटर जो मेम्ब्रेन है इसकी आउटर मेम्ब्रेन इस तरह से अगर उसकी आउटर मेम्ब्रेन में बनाऊं तो इसमें एक तरह का फॉस्फोलिपिड पाया जाता है जिसका नाम है फॉस्फोटिडाइल कोलिन। ठीक है, और मैंने उसमें दूसरा बताया था स्फिंगोमाइलिन, ये आपको याद होगी बात। और इनर जो मेम्ब्रेन है ये वाली मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन, अच्छा इसमें एक और फॉस्फोलिपिड पाया जाता है जिसका नाम मैंने आपको बताया था फॉस्फोटिडाइल सीरीन और फॉस्फोटिडाइल इथेनॉल अमाइन, ये भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब क्या होता है कि एक और तरह का फॉस्फोलिपिड होता है जिसका नाम है फॉस्फोटिडाइल लिनोसिटोल 4,5 बाइफॉस्फेट। उसका नाम आप याद रखें PIP2, ये उसका नाम है। ये भी एक तरह का फॉस्फेट जो फॉस्फोलिपिड है जो कि मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, PIP2 इसका फुल फॉर्म फॉस्फोटिडाइल लिनोसिटोल 4,5 बाइफॉस्फेट। इसका मैं नाम लिख नहीं रहा, लेकिन आप इसको शॉर्टकट फॉर्म में याद रखें PIP2। अब क्या होता है कि एक तरह का एंजाइम होता है जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज सी। मैं इसको जो है वो अलग जो है मार्क से शो करता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि कोड वर्ड में इसे समझने की आपकी बुक में लिखी हुई है, लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं। उसका नाम है फॉस्फोलाइपेज सी। ये एक तरह का एंजाइम है। ठीक है, अब इस एंजाइम का काम क्या है, एक और तरह का भी एंजाइम होता है जिसका नाम होता है फॉस्फोलाइपेज A2, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन यहाँ जो है जरूरत नहीं है, मैं नहीं बता रहा इसलिए आपको, लेकिन आप ये याद रखिए एक एंजाइम है फॉस्फोलाइपेज सी और एक एंजाइम है फॉस्फोलाइपेज A2। अब फॉस्फोलाइपेज सी करता क्या है, ये कन्वर्ट करता है PIP2 को, 1 मिनट, ये इस फॉस्फोलिपिड को कन्वर्ट करता है, PIP2 को कन्वर्ट करता है आइनोसिटोल 145 ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्या आइनोसिटोल 145 ट्राइफॉस्फेट, जिसका शॉर्टकट जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शॉर्टकट IP3। और एक दूसरे मॉलिक्यूल में जिसका नाम है डाइग्लाइसिरल, डाइसाइल ग्लाइसिरॉल। ठीक है, डाइसाइल ग्लाइसिरॉल, जिसे शॉर्टकट में DAG कहा जाता है। ठीक है, आप शॉर्टकट से याद रखिए क्योंकि ये बाय द वे कोड वर्ड में दिया गया है, दैट्स व्हाई हम इसको डिटेल में आपको मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, सिर्फ उसके शॉर्ट नेम बता रहा हूँ। ठीक है, आइनोसिटोल 145 ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम IP3 और दूसरा डायासिल ग्लाइसिरॉल। ठीक है, DAG। अब देखिए ये जो IP3 है, 1 मिनट मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये जो IP3 है इसका आगे बहुत बड़ा काम है। अच्छा भाई, वैसे ये इसकी हुई हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का वर्ड जो है वो टेक्स्ट बुक में आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। हाइड्रोलाइसिस होता है कि जब कोई बॉन्ड ब्रेक हो, देखिए ये एक मॉलिक्यूल दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब बॉन्ड ब्रेकिंग हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने, तो इसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में वर्ड यूज हुआ है, दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब IP3 का काम देखते हैं। ये जो IP3 है, IP3 ये एक जो है वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। ये क्या करता है कि ये साइटोप्लाज्म में जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है और काम करता है, किसका काम करता है, इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग का। मैं इसको अलग मार्कर से लिख देता हूं, इसका काम है इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग, इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग क्या होता है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की IP3 जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का ऑर्गेनेल है। हम आगे पढ़ेंगे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे एक एंटीजन लगी हुई होती है एंटीजन, इस तरह से एक एंटीजन लगी हुई होती है फॉर द IP3, जो कि मॉलिक्यूल यहाँ से आया है इसके लिए, IP3 के लिए। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे जाके बाइंड करेगा, यहाँ पे जाके बाइंड करेगा, यहाँ पे जाके बैठेगा। ठीक है, ये जैसे ही यहाँ पे जाके बैठेगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कैल्शियम स्टोरेज हाउस भी कहा जाता है, ये अपने अंदर से कैल्शियम के जो चैनल्स हैं वो खोल देगा, कैल्शियम के जो चैनल्स है वो खोल देगा, कैल्शियम रिलीज कर देगा। ठीक है, कैल्शियम, ये सिग्नल, इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग यही होती है कि सिग्नल प्रोवाइड करें सेल के अंदर। ठीक है, तो ये सिग्नल करेगा कि भाई आप जो है वो कैल्शियम रिलीज करें। ठीक है, अब जैसे ही ये कैल्शियम इंक्रीज होगी, ये कैल्शियम इंक्रीज होगी, जिसका नाम देते हैं कैल्शियम इनफ्लक्स, कैल्शियम इनफ्लक्स। तो क्या होगा कि पेंक्रियाज में कुछ सेल्स होते हैं जिसका नाम होता है, सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है, जिनका नाम मैं अलग जो है वो पेन से लिखता हूँ, जिनका नाम होता है एक्टिनर सेल्स, एक्टिनर सेल्स। अब ये सेल्स क्या करते हैं ये एंजाइम्स बनाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये इनएक्टिव फॉर्म में, जैसे इनएक्टिव प्रीकर्सर जिसे जाइमोजेंस कहा जाता है, उसमें रिलीज कर देते हैं जाइमोजेंस। ये जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम जब अपनी इनिशियल हालत में, जब इनएक्टिव फॉर्म में हो, तो उसे जाइमोजेंस कहा जाता है, ठीक है। और ये जाइमोजेंस जो है इनको एक वेसिकल में बंद करके, जिसे जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स कहा जाता है, जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स, एक वेसिकल में बंद करके जिसे जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स कहा जाता है, उसको सीक्रेट कर देते हैं, ठीक है, सीक्रेट कर देते हैं। ये कहाँ सीक्रेट करते हैं? ये गोल्जी बॉडीज में, ठीक है, तो गोल्जी बॉडीज में सीक्रेट करते हैं। ये डिटेल है, आई नो ये डिटेल है, लेकिन ये प्रोसेस काफी जरूरी है, जो कि कोडवर्ड में आपको ये पैराग्राफ में दिया गया है ना, इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो क्या होता है कि जैसे ही कैल्शियम राइज होगी, ये कैल्शियम राइज मैंने कहा था, कैल्शियम इन्फ्लक्स जैसे ही बढ़ेगा, तो जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स जो है, जो कि गोल्जी अपैरेटस में है, ये फ्यूज कर जाएंगे, ये वेसिकल फ्यूज कर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। अच्छा, बाय द वे, इसमें एक प्रोटीन लगी हुई होती है इसमें, जिसके साथ कैल्शियम जो है वो बाइंड करता है। अब जैसे ही कैल्शियम ज्यादा बाइंड करेगा, वो उसमें पता चल गया भाई कैल्शियम अब राइज हुआ है, कैल्शियम राइज हुआ है, तो जैसे ही कैल्शियम राइज होगा, ये जाके फ्यूज कर जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। अब बाय द वे, याद रखिए, इनमें क्या पढ़ा है? इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़े हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़े हैं, तो ये जाके फ्यूज कर जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। बाय द वे, इस प्रोटीन का नाम भी आप नोट कर लीजिए, इस प्रोटीन का नाम है साइनेप्टोटेगमिन, साइनेप्टोटेगमिन। तो जैसे ही ये जाके फ्यूज होगा वहां पे, इसे अब देखें, किसी प्रोडक्ट का निकलना हो रहा है ना सेल से, तो इसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम द जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स टू द पेंक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो रिलीज करेगा अपने हार्मोन्स, अपने जो है सॉरी एंजाइम्स, पेंक्रियाटिक डक्ट में, पेंक्रियाटिक डक्ट। अब आगे इसकी कहानी बहुत जो है वो लंबी होती जाएगी अगर हम इसको छेड़ूंगा तो, बस आप ये याद रखिएगा कि ये एक्सोसाइटोसिस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द पेंक्रियाटिक डक्ट कैसे होता है, ये सारा प्रोसेस आप ज़हन में रखिएगा। ये मैंने जैसे आपको बताया, इसमें कौन सा IP3 इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये कोड वर्ड में दिया गया है आपको बुक में। अब हम बढ़ते हैं बुक की तरफ, और उस पैराग्राफ को अब तो देखें, मैंने आपको बताया कुछ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो मॉडिफाइड केमिकली होकर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम करते हैं। ये मूव करते रहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, और दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिव करते हैं एंजाइम्स, ठीक है। अब क्या होता है कि दे में भी हाइड्रोलाइज्ड, जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोलाइसिस होती है टू रिलीज स्मॉल वाटर सॉल्युबल ग्लाइसिस रिलेटेड मॉलिक्यूल, मैंने आपको बताया था। तो क्या होता है, दिस डिफ्यूज टू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जाता है और स्पेसिफिक जो है रिसेप्टर से बाइंड करता है। और अब जो है वो सारी शॉर्ट करके उसने लिखा हुआ है, वन सिस्टम रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द स्टोरेज इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूछे हम कहानी सारी देख के आए, व्हिच इन टर्न बाइंड टू द एक्सोसाइटोसिस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम द पैंक्रियाटिक सेल्स, ठीक है। तो ये अब आपको सारा पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। देखिए इसने कितनी शॉर्ट करके स्टोरी लिखी हुई है, लेकिन ये कितना प्रोसेस था पूरा। आगे कोलेस्ट्रॉल की बात है, ये रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल है, फॉस्फोलिपिड का कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल के पास भी हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ठीक है। ये नीटली फिट हो जाते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, और ये हेड मेम्ब्रेन सरफेस के साथ चिपके हुए होते हैं। जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल्स कंटेन ऑलमोस्ट एज मच एज कोलेस्ट्रॉल एज फॉस्फोलिपिड। तो ये बात आप ये ध्यान रखिएगा कि एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड की तादाद 50-50 होती है, ठीक है। ये प्लांट सेल में लेस कॉमन है और एब्सेंट होता है कंप्लीटली प्रोकैरियोट्स में। ये पॉइंट मैंने आपको बताई थी। लो टेम्परेचर में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी को इंक्रीज करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, लो टेम्परेचर में फ्लूइडिटी जैसे कि डिक्रीज हो जाती है, तो ये इंक्रीज करता है जो है, तो ये फ्लूइडिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इंक्रीज करता है। तो क्या होता है जब लो टेम्परेचर होता है, तो लो टेम्परेचर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से टाइटली पैक्ड होते हैं, इस तरह से टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, बीच में आके इनकी पैकिंग को रिजिड नहीं होने देता, ज्यादा रिजिड नहीं होने देता, ठीक है। तो ज्यादा रिजिड नहीं होने देता, preventing it from becoming too rigid. This is because it prevents close packaging of the phospholipid bilayer. तो याद रखिए, जो कोलेस्ट्रॉल है वो बफर की तरह काम करता है। क्या कोलेस्ट्रॉल है वो बफर की तरह काम करता है। बफर का क्या काम है कि कोलेस्ट्रॉल दोनों काम करता है। जब टेम्परेचर हाई होगा तो कोलेस्ट्रॉल रिस्ट्रिक्ट करेगा फॉस्फोलिपिड की मूवमेंट को, फैटी मूवमेंट को, ठीक है। तो उसको टू फ्लूइड होने से या लीकी होने से जो प्रिवेंट करेगा, तो ये स्टेबलाइज करेगा और मेंटेन करेगा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को, और ये इंश्योर करेगा कि एक्सेसिव परमीबल ना हो। लेकिन जब टेम्परेचर लो हो तो कोलेस्ट्रॉल प्रिवेंट करता है फॉस्फोलिपिड को फ्रॉम पैकेजिंग टू क्लोजली टुगेदर, ठीक है। तो ये पैकेजिंग टू क्लोजली टुगेदर, वरना अदरवाइज क्या हो जाएगा कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की इंटरकेलेटिंग जो है वो करवा के कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखता है फ्लूइडिटी की डिग्री को, ठीक है, कोल्डर कंडीशन में भी। तो ये एक्ट एज एन बफर काम करता है, बफर की तरह जो है वो कोलेस्ट्रॉल का काम है, ठीक है। तो अब फ्लूइडिटी को इंक्रीज करना जो है कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है सेल अब, ठीक है। तो इंटरेक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड विद द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आल्सो हेल्प्स टू स्टेबलाइज सेल एट हाई टेम्परेचर। तो ये भी याद रखिएगा, वरना सेल जो है वो टू फ्लूइड हो जाएगा और जो है वो मैकेनिकल स्टेबिलिटी भी जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्रोवाइड करता है सेल को, वरना सेल जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो विदाउट इट, ये मैंने आपको पॉइंट्स बताई हैं, आप उसको रिकॉल करिएगा, ठीक है। द हाइड्रोफोबिक रीजन जो होता है कोलेस्ट्रॉल का, वो आयंस को प्रिवेंट करने में या पोलर मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने में जो है वो प्रिवेंट भी करता है। तो ये भी इसका जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बाय द वे, माइलिन शीट की अगर हम बात करें, आपको पता है माइलिन शीट क्या होती है, श्वान सेल की जो शीट है, इस तरह से अगर मैं एक्सॉन बनाऊं, एक एक्सॉन, तो उनकी जो इस तरह से माइलिन शीट्स लगी हुई होती हैं।
तो कोलेस्ट्रॉल जो है नर्व इम्पल्स इसको यहाँ से लीकेज जो है वो नहीं होने देता। लीकेज अगर लीकेज हो गई तो काम ज़्यादा खराब हो जाएगा इस तरह से। तो नर्व इम्पल्स इस तरह से मूव करते हैं, इस तरह से। ये जब हम न्यूरोमसल्स की जो है वो सारी जो है वो पढ़ेंगे तो आपको ये सब बात समझ आ जाएगी। और न्यूरोमसल ने थोड़ी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये मैंने आपको शायद पढ़ाया भी है, ठीक है। और आगे ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटीन्स की बात हो रही है, तो ये मैंने आपको बताया था, इसे ग्लाइकोकेलिक्स कहा जाता है। एनिमल सेल में ये मेनली जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन से प्रोटीन्स की होती हैं, और प्लांट सेल में ग्लाइकोलिपिड्स की होती हैं। आगे क्या होता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट की चेन्स होती हैं, ये रिसेप्टर की तरह भी काम करती हैं। रिसेप्टर की तरह जो है इसके 3 ग्रुप्स हैं, ये भी पॉइंट मिस हो गई थी, ये भी हम समझते हैं। 3 ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप होता है उसे सिग्नलिंग रिसेप्टर्स कहा जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। पहला ग्रुप जो है सिग्नलिंग रिसेप्टर की तरह, क्योंकि ये इन्वॉल्व होते हैं सिग्नलिंग सिस्टम में। अब क्या होता है, अच्छा इसके लिए मैं एक और जो है वो ये ग्लूकागोन का जो ये एग्जाम्पल दिया गया है, ये ग्लूकागोन रिसेप्टर इन द लिवर सेल। इसके लिए मैं एक स्लाइड खोलता हूँ, आपको उसमें डिटेल में समझाता हूँ। तो लिवर में सॉरी तो लिवर में कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम है हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स, ठीक है। हेपेटोसाइट्स में एक रिसेप्टर लगा हुआ होता है, रिसेप्टर लगा हुआ होता है। ये रिसेप्टर है फॉर ग्लूकागोन, ग्लूकागोन के लिए रिसेप्टर। बाय द वे ये जो रिसेप्टर है ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जैसे जीपीसीआर कहा जाता है। जब जो है वो ग्लूकागोन इसको एक्टिवेट करता है तो ये इंटरेक्ट करता है जी प्रोटीन्स, बेसिकली जी अल्फा एस और जी अल्फा क्यू। ये हायर क्लासेस एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है, जी अल्फा एस और जी अल्फा क्यू। क्योंकि जैसे ही ग्लूकागोन इस रिसेप्टर पे आके बैठेगा तो ये सिग्नलिंग पाथवे, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे किस तरह से एक्टिवेट होते हैं ये मैंने आपको वर्बली बता दिया है, जैसे इसके नेम्स और इसके जो किस तरह से ये जो इंटरेक्ट करता है। लेकिन आप जब इंटरेस्टिंगली पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जैसे ही ग्लूकागोन इस पे बैठेगा तो क्या जो सीरीज ऑफ स्टेप्स जो है वो परफॉर्म होगी। अब जैसे ही जो है वो ग्लूकागोन इस पे कंबाइन होगा, सपोज करें ये ग्लूकागोन आके इस रिसेप्टर पे बैठ गया, तो क्या होगा कि साइक्लिक एएमपी, जैसे मैंने आपको बताया था साइक्लिक एएमपी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन स्टिमुलेट होगी एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये आप लेक्चर में देखिएगा। साइक्लिक एएमपी की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। अब साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन जो है वो एक प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज। क्या नाम है, साइक्लिक एएमपी की जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगी उससे एक प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट होगी जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज ए, जो कि फॉस्फोरिलेट करेगी बहुत से टारगेट प्रोटीन्स को, ठीक है। अब इसका जो है वो मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या आएगा, मेटाबॉलिक इफेक्ट हमें सिर्फ मेटाबॉलिक इफेक्ट से मतलब है, ठीक है। मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या आएगा, मेटाबॉलिक इफेक्ट सबसे पहले जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा। अब जैसे ये ग्लूकागोन यहाँ पे आके बैठेगा तो सीरीज ऑफ स्टेप्स परफॉर्म होंगे, लेकिन इसका रद्द अमल क्या आएगा कि रद्द अमल ग्लाइकोजिन कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, जो कि फिर ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया जाएगा ब्लड में। ये प्रोसेस काफी जरूरी है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस जिसे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन कहा जाता है, ठीक है। ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस मेटाबॉलिक इफेक्ट है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो काफी जरूरी है फास्टिंग में। दूसरा जो मेटाबॉलिक इफेक्ट आएगा, जैसे ग्लूकागोन यहाँ रिसेप्टर पे जो है वो बाइंड करेगा, दूसरा जो इफेक्ट आएगा वो आएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस का। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हम कहते हैं कि द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स, ठीक है। ये ग्लूकोज की जो तादाद है ब्लड में जो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब ये मैं लिख नहीं रहा, ये आई थिंक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो गई, मैंने बस आपको जो है वो इस रिसेप्टर के बारे में जो है बताना था। अब ये जो असर है वो तब हो गया जब हेपेटोसाइट्स पे जो है वो ग्लूकागोन का रिसेप्टर मौजूद हो। अब ये जो रिसेप्टर है वो हमने बात चली थी ये कार्बोहाइड्रेट्स की, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट्स कुछ लगे हुए थे। लेकिन अगर ये इस तरह से भी एक जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है वो इस तरह से भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये अगर रिसेप्टर नहीं होगा तो देखें आप ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा और ग्लूकोज जो है वो ब्लड में नहीं जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है इस रिसेप्टर का, इस रिसेप्टर का फंक्शन है, ठीक है। बाय द वे इस रिसेप्टर का मैंने आपको क्या कहा था कि ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। 7 ट्रांसमेम्ब्रेन, जिसका आप शॉर्टकट अगर याद करना चाहें तो जीपीसीआर, ये रिसेप्टर से हमने बात चली थी। तो हम वापस बुक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। तो देखें, when a messenger molecule binds to the receptor, a series of chemical reaction is triggered inside the cell. An example of signaling receptor is glucagon receptor in liver cells, hepatocytes, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो cells that do not have glucagon receptor are not affected by glucagon। तो ये सारा जो है वो बाय द वे सिग्नलिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने जो है वो आपको इसलिए बताया क्योंकि ये डेमो क्लास में सिग्नलिंग हम क्या पता हम कवर नहीं कर सके, ठीक है। तो आगे पेड क्लासेस में तो हम जरूर करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल बता दी, ठीक है। क्या पता डेमो में जैसे सिग्नलिंग का जो है वो पार्ट नहीं आए। ओके, तो सेकंड जो ग्रुप होता है रिसेप्टर्स का वो एंडोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस में तो ये बाइंड करते हैं कि मॉलिक्यूल से दैट आर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर टू इनकट बाय द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। तो ये
तो कुछ ग्रुप होता है रिसेप्टर का जो कि एंडोसाइटोसिस में मदद करते हैं। देखें ये उससे जो है वो पार्ट से बाइंड करेंगे जिसको इनगल्फ होना होगा सेल की सरफेस में मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो ये दूसरा ग्रुप हो गया। तीसरा जो ग्रुप है वो बाइंडिंग सेल्स, सेल एडिशन की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया थी टिश्यूज में, ऑर्गन्स एंड एनिमल्स में। तो सेल एडिशन की जो प्रॉपर्टी है वो भी जो है वो इसी का काम है। दूसरा इनका जो फंक्शन है वो एंटीजन का फंक्शन है, जिससे हम एबीओ ब्लड ग्रुप या फिर ये ए ग्रुप, बी ग्रुप या एबीओ या पॉजिटिव नेगेटिव आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये हमने सारे ये एंटीजन की बेसिस पे हम जो है वो इनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो स्लाइटली डिफरेंस होता है कार्बोहाइड्रेट के चेन्स में, जिससे ब्लड ग्रुप भी पूरा चेंज हो जाता है। तो ये हम जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब उसमें ज्यादा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। दूसरी जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है जनरल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, ये आपको बताया था मैंने, इसमें डिफरेंस भी आपको बताया था। अदर मेम्ब्रेन्स वर्क करती हैं, जो अदर प्रोटीन जो वर्क करती है एंजाइम्स के तौर पर, ये भी मैंने आपको बताया है, जो कि कैटालाइज करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, जैसे कि डाइसैकेराइड्स, ठीक है। अब ये शायद हमसे छूट गया था। सम प्रोटीन्स ऑन द इनसाइड ऑफ द सेल सर्फेस मेम्ब्रेन आर अटैच्ड टू द सिस्टम, अटैच्ड टू अ सिस्टम ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स, प्रोटीन फिलामेंट्स इनसाइड द सेल नोन एज साइटोस्केलेटन। अब क्या होता है कि कुछ सेल्स होते हैं जिनकी मेम्ब्रेन से प्रोटीन ये लगी हुई है, ये लगी हुई होती है, ठीक है। तो कुछ फिलामेंट्स आते हैं प्रोटीन के, इस तरह से, इस तरह के फिलामेंट्स आते हैं। तो ये सेल इनको एडिशन का काम करते हैं साइटोस्केलेटन से, तो इसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये इसका बहुत ही जो है सेल की शेप में बड़ा इसका इंपॉर्टेंट है, आगे लिखा भी हुआ है, दीस प्रोटीन्स हेल्प टू मेंटेन एंड डिसाइड द शेप ऑफ द सेल, ठीक है। तो हम जब आगे पूरा डिटेल में साइटोस्केलेटन पूरा आएगा सेल ऑर्गेनेल्स में, तो हम उसको वहां डिटेल में ज्यादा पढ़ेंगे।